हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। भारत पाकिस्तान का युद्ध नाम से ये 1971 का साल हम सुनते आए हैं, हम मानते आए हैं, लेकिन ये युद्ध क्यों हुआ? ये हमारे इस कार्यक्रम को रखने का कि हमारी जनरेशन और हमारी अगली जनरेशन ये जान पाए कि 1971 का युद्ध क्या था, 1971 का युद्ध क्यों हुआ और किस तरीके से वो खेला गया। और ये सिर्फ भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं, ये वो दिन है जिस दिन दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, 90,000 बंदी पाकिस्तानी जवानों का सरेंडर, ये कौन से दिन हुआ? तो वो आज का दिन है। और इस घटना से जुड़ी अलग अलग चीजें, अलग अलग घटनाएं, अलग अलग चीजें हम लोग आज के कार्यक्रम में सुनने वाले हैं। हम आज के कार्यक्रम में सुनने वाले हैं। हमारे बीच आज के इस उपलक्ष्य पर हमारे बीच मौजूद है कैप्टन एमटी वखरे सर और कर्नल के पांडे सर। इन दोनों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत हम इसलिए करेंगे क्योंकि 1971 का युद्ध इन दोनों ने खेला है। वे खुद बांग्लादेश की बॉर्डर पर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने वो युद्ध खेला, क्या क्या चीजें देखी, वो हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे। आज 1971 के युद्ध लड़े हुए लोग भी मौजूद है। मैं शब्द सुमनों से उनका स्वागत करती हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ एक बार तालियों के साथ हम उनका भी स्वागत करेंगे। ये हमारा जो वायुसेना नगर में एयरफोर्स का स्टेशन है, वहां पर डीके पांडे सर एवीएम थे और इन दोनों का इंटरव्यू करेंगे आज मेजर गौरव आर्या सर। मैं आशुतोष सर से विनती करती हूं कि वे कर्नल के पांडे सर का स्वागत करेंगे। मैं अग्रेसर फाउंडेशन के पीयूष इनसे रिक्वेस्ट करती हूं। मैं अरण्या फाउंडेशन के राज इनसे विनती करती हूं कि वे कैप्टन वखरे सर का स्वागत करेंगे। हमारे ऑडियंस में मौजूद एवीएम पांडे सर का स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं सुलभ से। सर, इफ यू परमिट, मैं 2 मिनट में बोलूं। क्योंकि आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से जितना इम्पोर्टेंट एट अ नेशनल लेवल है, ये वॉर वेटरन्स है, उतना एक वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी भी उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी इज मॉरली राइट। तो 71 वॉर में ये जो सामने सब लग रहे हैं, ये वॉर के कुछ एक बस बात ये बतानी है कि जो स्लाइड्स चल रही हैं, दीज आर वेरी प्राइसलेस थिंग, सो आई वुडंट टेक मच टाइम। ये थोड़ा सा लगना था इसलिए। गौरव सर, प्लीज, वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप यहाँ पे आए। पिछले 1 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे। ये इसलिए भी आवश्यक था आप आए क्योंकि जो कहानियाँ ये बता सकते हैं वो कहानियाँ आप ही निकाल भी सकते हो। हम लोग उस तरह से वो होना चाहिए, तो इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑफ कोर्स both the war veterans. So over to you, sir. Thank you, Ashutosh. Respected members of Captain M.K. Vakre and Colonel K.K. Pandey, सेना मेडल। आज विजय दिवस है और शुरुआत करने से पहले जो पैनल पे 2 एस्टीम्ड गेस्ट हैं, वेटरन्स हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाना चाहूंगा। कैप्टन M.K. Vakre, डेट ऑफ कमीशन 12th January 1969, यूनिट 33 लाइट रेजिमेंट,
and Colonel K.K. Pandey, Sena Medal, date of commission 2nd March 1968, यूनिट 33 लाइट रेजिमेंट, यानी कि एक ही रेजिमेंट के दो सपूत, दोनों वेटरन्स आज हमारे साथ हैं। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, जब इन्होंने जंग लड़ी थी तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और आज मैं यहां पे बैठ के इनसे सवाल जवाब करूंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, आप सब लोगों को मैं विजय दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। आज विजय दिवस है, और एज अ फॉर्मर ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी मेरा यह मानना है कि शायद हम विजय दिवस उस लेवल पे सेलिब्रेट नहीं करते जिस लेवल पे हमें करना चाहिए। हमारे लिए ये उतनी ही बड़ी उपलब्धि है जितनी 26 जनवरी 15 अगस्त है। विजय दिवस कैसे हुआ, उस दिवस के दिन विजय कैसे हुई, मैं दोनों ऑफिसर्स का इंटरव्यू लेने से पहले या उनके साथ बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। बात जनरल आयूब खान की है। आयूब खान पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर, पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, आप जो टाइटल उनको दीजिए वो कम। और आयूब खान का एक शागिर्द जो अपने आप को बहुत बड़ा डेमोक्रेट बताता था, लेकिन डेमोक्रेसी का चोला पहन के उतना ही बड़ा डिक्टेटर जितना आयूब खान, वो शख्स जिसने चुनाव लड़े पाकिस्तान में, लेकिन जीतने के बाद वही हरकत करी जो पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर करता है। मैं बात कर रहा हूं जुल्फिकार अली भुट्टो की। 1 यूनिट प्लान, क्या था 1 यूनिट प्लान? 1 यूनिट प्लान पाकिस्तानी रहनुमा, पाकिस्तानी कायद, पाकिस्तानी लीडर्स ये चाहते थे कि पूरे पाकिस्तान में सब लोग एक जुबान बोलें, एक भाषा बोलें। उन्होंने शुरू करा 1 यूनिट प्लान, जिसके तहत उन्होंने बोला कि पूरे पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलेंगे। अब सच्चाई यह थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, वहां की भाषा थी बंगाली, बंगला। पंजाब में लोग पंजाबी बोलते थे, सिंध में सिंधी बोलते थे, बलूचिस्तान में बलोची बोलते थे। उर्दू कौन बोलता था? कुछ लोग जो यूपी और बिहार के जो यहां से गए थे पार्टीशन के वक्त, वो लोग उर्दू बोलते थे। लेकिन क्योंकि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, जब मुगल साम्राज्य खत्म हुआ, तो दिल्ली में उर्दू बोली जाती थी, लखनऊ में उर्दू बोली जाती थी। तो उन्होंने बोला कि सब हम लोग भी पाकिस्तान में उर्दू बोलेंगे। तो एक बिल्कुल उर्दू बोलने वाले आज की तारीख में भी पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं, जिनकी मदर टंग जो कह सकते हैं कि उर्दू समझते सब हैं, बोलते सब हैं, लेकिन उनकी मदर टंग उर्दू नहीं है। इस चीज को पुश करना शुरू करा। बंगाली लैंग्वेज इज अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, कई हजार साल पुरानी बंगाली जबान है, उनकी तहजीब, उनका जो कल्चर है बहुत पुराना है। बंगालीज ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा और लैंग्वेज के नाम पे दंगे शुरू हो गए। वहां पे ढाका यूनिवर्सिटी में गोलियां चली और 6-7 स्टूडेंट्स मारे गए। आज भी उनके स्टैचूज वहां पे लगे हुए हैं। उनको मारा पाकिस्तान आर्मी ने। उसके बाद 1970-1971 के इलेक्शंस हुए। जब इलेक्शंस शुरू हुए वहां पे और वोटिंग काउंट करी गई, तो पता लगा कि शेख मुजीबुर रहमान, जो कि आवामी लीग के हेड थे, उनको मैक्सिमम वोट्स मिले, मैक्सिमम वोट्स मिले। और इसका मतलब यह कि उनका हक बनता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने का। लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान था कौन? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था वही आयूब खान का चेला जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया कि मैं सत्ता इनको नहीं दूंगा, बंगालियों के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। वहां से कार्रवाई शुरू होती है
और तेजी जो ये फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश की मूवमेंट शुरू हुई, वहां से शुरू होती है। इसके बाद वहां पे जनरल टिक्का खान, जो बहुत ही एक मशहूर जनरल था पाकिस्तान का, लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, और टिक्का खान इसलिए मशहूर था क्योंकि बर्बरियत, टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ्स का वो मास्टर था। उसको भेजा गया, जिसको फौज में कहते हैं सॉर्ट आउट करो। उसको बोला जाओ और बंगालियों को सॉर्ट आउट करो। टिक्का खान ढाका पहुंचा और अपने ऑफिस से उसने ऐलान करा ऑपरेशन सर्चलाइट का। ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था? जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोले उसको खत्म कर दो। पाकिस्तानी आर्मी ने अपना कहर बरपा करना शुरू करा वहां पे और धीरे धीरे बंगालियों को मारना शुरू करा। लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने खुद एक कमीशन बैठाया वॉर क्राइम्स के बारे में, जिसका नाम था होमोदूर कमीशन। और होमोदूर कमीशन ने यह बताया कि 3 मिलियन बंगाली मैन वे किल्ड, यानी कि 30 लाख बंगाली अनआर्म्ड मारे गए, एंड 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बंगाली वुमेन वे रेप्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। यह थी ऑपरेशन सर्चलाइट। इतना खौफनाक था वो मंजर, इतने परेशान हो गए लोग कि हजारों लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के अंदर आना उन्होंने शुरू कर दिया। यहां पे हिंदुस्तान की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी कि लाखों लोगों को संभाल सके। ये मेघालय से लेकर, असम से लेकर, त्रिपुरा से लेकर, बंगाल से लेकर हिंदुस्तान के अंदर घुसते चले आए और यहां पे रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे। अप्रैल की बात है, अप्रैल 1971। अप्रैल 1971 श्रीमती इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बुलाती हैं आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ को अपने ऑफिस में और बोलती हैं कि जनरल साहब, मैं चाहती हूं कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। बहुत हो गया, हम लोग अब और नहीं टॉलरेट कर सकते। जनरल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है, वो इस बात की गवाही जरूर देंगे वो किस टाइप के थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मना कर दिया, वो भी इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर को। बोला कि मैम, अभी वो वक्त नहीं है जब हमें अटैक करना है, मैं अभी अटैक नहीं करूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोला कि मैं आपको हुक्म दे रही हूं। सैम मानेकशॉ ने बोला मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि काम ऐसे नहीं चलने वाला, यह दाल ऐसे नहीं गलेगी। सैम मानेकशॉ ने फिर श्रीमती इंदिरा गांधी से पूछा कि मैडम, आपको चाहिए क्या? उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूं पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएं और मैं चाहती हूं कि जो नया देश है बांग्लादेश, वो जन्म ले। उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जनरल सैम मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रॉमिस करा, बोला मैडम ऐसा है, आपका काम भी हो जाएगा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो जाएंगे और एक नया देश बांग्लादेश भी बनेगा, लेकिन यह लड़ाई तब होगी जब मुझे ठीक लगेगा। उनको भरोसा था, उन दोनों के बीच में एक बहुत रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी। उन्होंने बोला ठीक है, आप जाइए। दिसंबर तक, अप्रैल का महीना और दिसंबर का महीना, ये 6-7 महीने जनरल सैम मानेकशॉ ने खूब मेहनत करी, दिन रात। फैक्ट्रीज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में गए, वेपन्स और एमुनिशन का प्रोडक्शन दिन रात करवाया। जो मैन पावर की कमी थी वो पूरी कराई। जो वेपन्स की, स्टोर्स की, सप्लाईज की, हम लोग WWR कहते हैं, वॉर वेस्टेज रिजर्व्स, उनकी कमी पूरी करवाई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके ऑफिसर्स से बात करी, सबको एक साथ लिया, क्योंकि जितना रोल आर्मी का रहा है 1971 की लड़ाई में, उतना ही एयरफोर्स और नेवी का भी रहा है। ये विजय दिवस हम सिर्फ, एक्चुअली आर्मी एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, 12-12.5 लाख की है, तो ज्यादातर लोग आर्मी कहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स ने क्या करा और नेवी ने क्या करा। और उनके बिना अगर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ आर्मी लड़ाई जीत जाती, तो ये नहीं हो पाता। अब हुआ ये कि
धीरे धीरे हम लोग अपना वॉर प्रोडक्शन तेज करते चले गए और लोगों को ट्रेनिंग देना। और उस समय जैसे कर्नल पांडे, कैप्टन वकरे, यंग ऑफिसर्स थे उस वक्त, बिल्कुल एकदम यंग, 2 या 3 साल की सर्विस थी, मोटिवेटेड ऑफिसर्स। एक और बात थी कि जनरल सैम मानेकशॉ ने अप्रैल में जंग छेड़ने की मनाही क्यों करी थी इंदिरा गांधी जी को? इसलिए करी थी क्योंकि मई जून के बाद पूरे बांग्लादेश वाला, जो आज बांग्लादेश का एरिया है, वहां पे मॉनसून्स हो जाती हैं और मॉनसून्स में मैन और मटेरियल का फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत मुश्किल होता है ग्राउंड से। और वहां पे मॉनसून ऐसी नहीं होती जैसे कि 1-2 दिन बारिश हो गई। जब वहां पे मॉनसून होती है फिर मॉनसून पक्की वाली होती है। तो उन्होंने मॉनसून का वेट करा, मॉनसून खत्म हो। 2 तारीख को यानी कि 2 दिसंबर को पाकिस्तान ने 50 फाइटर जेट्स, तकरीबन 50 फाइटर जेट्स से अटैक करी हमारी वेरियस एयरफील्ड्स। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 की जंग का ऐलान कर दिया एंड इंडिया वॉज इन अ स्टेट ऑफ वॉर विथ पाकिस्तान। यहां पे एयरफोर्स ने क्या करा? एयरफोर्स का इतना कमाल का रोल रहा है 1971 वॉर में। इन ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, एयरफोर्स गेव अस कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी ओवर ईस्ट पाकिस्तान। हजारों सॉर्टीज उड़ाई एयरफोर्स ने और जो भी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स थे या जो भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की पाकिस्तानियों के लिए चीज थी उसको डिस्ट्रॉय करा। पाकिस्तानी एयरफोर्स को उसका नाक में दम कर दिया एयरफोर्स ने। और वहीं पे हजारों सॉर्टीज वेस्टर्न सेक्टर में उड़ाई, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, वो वाला एरिया। तो ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया। तो ये करा था इंडियन एयरफोर्स का कमाल। इंडियन नेवी ने 2 काम करे। एक, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च करा। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत उन्होंने पाकिस्तान के जो वेस्टर्न फ्लीट थी कराची पोर्ट पे, जिसके फ्यूल के रिजर्व्स थे, वहां पे डीजल और हम लोग FOL, POL कहते हैं फौज में, पेट्रोल एंड अदर लुब्रिकेंट्स, फ्यूल एंड अदर लुब्रिकेंट्स, उनके लाखों लीटर पड़े थे वहां पे। इन्होंने जाके सारे बर्बाद कर दिए। उन्होंने आधे कराची में आग लगा दी और इनके कुछ शिप्स भी वहां पे सिंक कर दिए। तो वेस्टर्न फ्लीट जो पाकिस्तान की थी उसकी कमर तोड़ दी इंडियन नेवी ने। और यहां पे इस तरफ हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे, एयरक्राफ्ट कैरियर ने पूरा का पूरा जो ईस्टर्न एरिया था पूरा ब्लॉकेड कर दिया। वहां पे अपने डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर सब ने वहां पे ब्लॉकेड कर दिया। ब्लॉकेड करने के बाद ना पाकिस्तानी इधर से आ पाए ना जा पाए। इंडियन गवर्नमेंट ने बीच में क्या करा कि क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कोई लैंड कनेक्टिविटी नहीं थी बीच में, इन्होंने ओवर फ्लाइट जो रूट्स थी, क्योंकि अगर आपको लाहौर से अगर आपको ढाका जाना है तो आपको हिंदुस्तान के ऊपर से फ्लाई करना पड़ता था, ये कट कर दिया बीच में। यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन और सप्लाई के रूट नहीं थे, वो कट हो चुके थे। अब पूरी फील्डिंग सेट हो चुकी थी। इंडियन आर्मी ने अपना अटैक लॉन्च करा। इंडियन आर्मी ने अपना अटैक लॉन्च करा, साथ में नेवी, साथ में एयरफोर्स, BSF। एक यंग फोर्स थी, BSF ने भी बहुत कमाल का काम करा। और इसके साथ एक और फोर्स तो नहीं कह सकता, एक नई एजेंसी 1962 की हार जो हमने चाइना के हाथों देखी थी, उसके बाद एक आइडिया आया कि हमारे पास एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए। वो एजेंसी थी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको आप रॉ के नाम से जानते हैं। रॉ का बड़ा कमाल का किरदार रहा। कई काम करे रॉ ने, लेकिन 2 काम मैं आज आपको बता दूं, उसके बाद दोनों ऑफिसर्स के साथ में बातचीत शुरू करूंगा। रॉ का पहला यह काम था कि जितने भी बंगाली यंगस्टर्स थे जो हथियार उठाना चाहते थे,
और जो लड़ाई करना चाहते थे पाकिस्तान के खिलाफ उनको इकट्ठा करा और इंडियन आर्मी की मदद से एक फोर्स बनाई जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी वो फोर्स थी जो पाकिस्तान के खिलाफ जिसने लड़ाई लड़ी और वो फोर्स थी जिसने पाकिस्तान आर्मी के लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई कट करी। ये लोग आते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर से अटैक करते थे और बाकी जंगलों में भाग जाते थे। वो थी मुक्ति वाहिनी। और दूसरी चीज, जितने भी टेक्नीशियंस थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के 80-90% ईस्ट पाकिस्तान में वो बंगाली थे। रॉ ने किसी को घर पे पकड़ा, कोई स्कूल में अपने बच्चे को छोड़ने गया, स्कूल के बाहर किसी को पकड़ा, किसी को बाजार में पकड़ा और उनके कान में धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू करा कि ये जो बंगाली मारे जा रहे हैं आपके भाई लोग हैं और आपको इनकी मदद करनी चाहिए। आप पाकिस्तान की नौकरी क्यों कर रहे हैं? उनके कान में बोलना शुरू करा रॉ ने और एक इंफॉर्मेशन कैंपेन बड़ी तेजी के साथ फैलाई। उसका रिजल्ट यह हुआ कि काफी लोग जो उस वक्त थे टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स जो पाकिस्तानी एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहे थे, वो काम पे नहीं आए। अचानक वहां पे मेंटेनेंस स्टाफ नहीं रहा। ये रॉ की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, पर ये आर्काइव्स में है ये बात और ऐसा हुआ था। अब लैंड वॉर शुरू हुआ। जो लड़ाई 2 या 3 दिसंबर को शुरू हुई थी वो 16 दिसंबर 1971 यानी आज की तारीख 1971 में वो लड़ाई खत्म हो गई। 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर ने सरेंडर करा हमारे सामने। उसमें काफी हद तक उनकी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल थे, कुछ पुलिस के थे, कुछ रजाकार्स थे, कुछ थोड़े बहुत सिविलियंस भी थे, पर ज्यादातर उसमें फौजी थे। उन लोगों ने सरेंडर करा हमारे सामने। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, इंडियन आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी, पाकिस्तान आर्मी, वो फोटोग्राफ सबने देखी है, वो सरेंडर की फोटोग्राफ। अब लैंड का वॉर हुआ, उसमें जो हिली की बैटल है, बैटल ऑफ हिली, ये बड़ी आइकॉनिक बैटल है और बहुत जरूरी है कि हिली की लड़ाई कैसे हुई और हिली की लड़ाई में हम लोगों ने क्या बलिदान दिए और किस तरीके से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, ये सब आपके सामने मैं लाऊंगा दोनों वेटरन से बात करके। और मैं शुरू करता हूं कैप्टन M.K. वखरे से। सर, हिली की लड़ाई, मैं जब पहली बार नागपुर आया था मैंने आपसे बात करी थी हिली की लड़ाई के बारे में, आपने मुझे बताया था। लड़ाई शुरू होने से पहले 1971 में लड़ाई शुरू हुई, उसके तकरीबन 12 महीने पहले क्या हो रहा था सर? माहौल कैसा था? As far as I know, actually, माइक as far as I know, actually, सर मतलब मैंने जो देखा है जी 1971 मार्च में ही सर एक्सोडस चालू हो गया। ऑल पीपल फ्रॉम बांग्लादेश जी। और नाउ बांग्लादेश देन ईस्ट पाकिस्तान जी started entering India. जी So that was hell of a problem. They were coming in road sector actually. जी So then it was then decided कि war will be fought only on Bangladesh land and not on Indian land. यस So from all sides army entered in the Bangladesh. That was about July, August when we entered in Bangladesh. That was about सॉरी, कैप्टन M.T. वखरे सर, प्लीज। तो then जुलाई के करीब then we entered in Bangladesh. और जब भी मैंने आपको डायरी दिखाया एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेटेड इन ईस्ट पाकिस्तान जी दैट टाइम। तो दैट वाज द माहौल। देन वी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस वी एंटर्ड इन बांग्लादेश and made sure that the whatever firing or whatever operations happen, they happen on the East Pakistan land only and not on Indian land. तो सर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय इंडिया, इंडियन आर्मी वाज ऑलरेडी फंक्शनिंग इनसाइड बांग्लादेश सर? Yes, yes, we अच्छा। had entered inside. उस समय सर आपको याद है, एक्चुअली ऑल 3 of us आर फ्रॉम OTA, हम तीनों, बस यही फर्क है कि सर यू आर फ्रॉम SS4, आप सर SS6 के हैं,
मैं 57 का हूं, so I'm 25 years junior to them. तो सर एक बात बताइए, ये आपने शुरुआत करी, उस समय ओटीए की क्या याद है? वहां पे क्या आप कुछ ऐसी खबर पता लगी कि रैंप अप हो रहा है और ऑफिसर्स की इनटेक बढ़ा दी गई है बिकॉज वॉर इज लड़ाई होने वाली है? ऐसी कुछ खबर सुनाई थी आपने? Since we entered already, then we had our observation post officers वगैरह जो ओपी ऑफिसर आए वर ट्रेलिंग यू. मैं एक बड़े आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, वहां से वी वर लुकिंग एट द एरिया हिली के परे. तो वी कुड सी द आर्मी मूवमेंट एक्चुअली ऑफ पाकिस्तान आर्मी व्हीकल्स. नहीं सर, माय क्वेश्चन वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट ओटीए सर, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास. उस समय क्या आपको ऐसी कोई खबर मिली थी कि वहां पे इनटेक बढ़ गया है ऑफिसर्स का? They were hiring more people or they were inducting more people into the Indian Army? नहीं. उस समय नहीं पता लगा कुछ? Nothing. It was all quiet. Yeah. अच्छा, तो अब सर वो आम के पेड़ पे आते हैं, जो आपने आम के पेड़ की बात करी. So you could see movement of Pakistani forces. Yes, we could see the movement. I said army vehicles, convoys उनके we could see. जी. Soldiers we could see. Razakars they used to call, I think. हाँ, Razakar sir. Black with dresses and all that. Yes sir. तो मेरे साथ देन आई वाज विद द इन्फेंट्री, एक इन्फेंट्री ऑफिसर था चटर्जी करके, तो ही वाज आल्सो विथ मी. सेड अरे यार इनके ऊपर फायर लाओ आर्टिका. तो हमारे 120 मिलीमीटर मोटर विच वाज ऑफ माय यूनिट सर, वी ब्रॉट फायर ऑन देम एंड बिलीव मी इट वाज द फर्स्ट राउंड वाज अ टारगेट राउंड. स्ट्रेट अवे इट लैंडेड देयर, वी कुड सी द डिस्ट्रक्शन. अच्छा सर. सो इतने इन्फेंट्री वाले खुश हो गए, कह रहे यार ये तो बहुत काम का आदमी है, ये अपने साथ हमेशा रहना चाहिए. और वैसे भी फौज के ड्रिल है सर कि आर्टिलरी ऑफिसर्स जो होते हैं, जिनको ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर्स कहते हैं, दे मूव विद द इन्फेंट्री ओनली. एक्चुअल वो कहीं पीछे नहीं रहता. एक्चुअली गन्स आर फार बिहाइंड. 5 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर तक गन पीछे रह सकती है और दे कांट सी द टारगेट. सो ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Sir. He brings the fire of artillery whenever infantry needs, and the fire is brought only up to that position के बाद में वो अपने ही ऊपर उसका इफेक्ट ना हो. करेक्ट. No, infantry bullet actually एक बुलेट से एक आदमी मरता like that. आरटी बॉम्ब गिरता है तो अराउंड 200 एरिया, और इवन हेवियर बॉम्ब होगा तो मोर एरिया is totally destroyed. So we have to reach about 200-300 yards short of the actual target where we have to go. Otherwise we'll ourselves. हाँ, तो our own people will get. सर एक मिनट में आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा. ऑडियंस को समझाने के लिए जो ओपी ऑफिसर बोल रहे हैं, एक्चुअली अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं, आर्टिलरी की गन्स जो गन एंड होता है, यहाँ पे जहां पे गन है, जहां पे एक्चुअली गन पोजीशन होती है, वहां से टारगेट दिखाई नहीं देता. जो गन फायर कर रहा है उसको टारगेट नहीं दिखता, क्योंकि टारगेट बहुत दूर है. जैसा कि सर ने बताया, 5 किलोमीटर से लेकर 25, आजकल तो गन्स आ गई हैं 40 किलोमीटर दूर मार रही हैं. तो ओपी ऑफिसर जो होता है वो बिल्कुल आगे रहता है और वो डायरेक्ट करता है रेडियो सेट से. रेडियो सेट से ओपी ऑफिसर बताता है, जो गन वाले को बताता है कि तुम्हारा ये गलत गोला गया है, इतना ग्रिड रेफरेंस बताएगा उसका. सर मैंने इसलिए ग्रिड रेफरेंस नहीं बोला, फिर आपको ग्रिड रेफरेंस का मतलब बताना पड़ेगा. पता ही होना. सो ये इस तरीके से ऐसे करना है, तो ये डायरेक्ट करते हैं फायर. तो सर अब आप बताइए. वी हैव मैप्स एक्चुअली, और मैप पे जिस जगह वी वांट फायर, उस एरिया का ग्रिड रेफरेंस कहते हैं उसे. तो दैट दोस ग्रिड रेफरेंसेस वी गिव, दैट सेम मैप इज आल्सो एट द गन एंड. यस. एंड उसके मुताबिक देन दे ब्रिंग फायर ऑन दैट. यस. नो वी वर लकी कि डायरेक्ट टारगेट राउंड मिल गया, देन वी सेड फायर 1 राउंड गन फायर, तो 6 गन एट ए टाइम फायर करते. बट सम टाइम अगर गन कभी आगे फायर करती, कभी शॉर्ट करती, तो देन वी एडजस्ट द फायर बाय एडवाइजिंग गन एंड कि ओके यू आर दिस मच, यू आर लेस दिस मच. वो अपने चार्ट पे ऐड करके अकॉर्डिंगली द गन फायर कम्स. करेक्ट सर. सर नाउ आई विल मूव बैक, वील कीप ऑन हैविंग द कन्वर्सेशन सर. आई विल मूव टू कर्नल के पांडे, सेना मेडल. सर आपकी पहली यादें क्या हैं 1971 की लड़ाई की? और मैं 1971 से पहले की बात करता हूं. 1970 में, 1 ईयर बिफोर द वॉर, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, क्या माहौल था? आप लोग तो दोनों एक ही रेजिमेंट के हैं सर, तो क्या माहौल था सर? माहौल ये था कि इट वाज ऑलमोस्ट इमिनेंट
कि दे आर गोइंग टू बी वॉर, ये इमिनेंट हो गया था। और वॉर के पहले अपनी प्राइम मिनिस्टर गई थी दूसरे कंट्रीज में, उन्होंने काफी माहौल क्रिएट किया था। और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि वॉर होगा, और ये इट्स वेरी इमिनेंट। और इसके बाद आई स्टिल रिमेंबर, हमारे पास छोटा सा रेडियो पीछे रखा रहते, सुना करते थे। हम लोग बांग्लादेश के अंदर चले गए थे, उस समय इंदिरा गांधी का एक लेक्चर आ रहा था। उन्होंने बोला हमने अपने फौज को ऑर्डर दे दिया है कि किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। अच्छा। तो और ये आपने बांग्लादेश के अंदर से सुना था सर आपने? ये पाकिस्तान ने टेरिबल स्टेट किया, व्हाट इज हैपनिंग, ये हो क्या रहा है, ये आगे आते जा रहे हैं, है ना। और ये भी कहते जा रहे हैं कि फौज अंदर नहीं जाएगी, और पूरी दुनिया में घूम के सब कर दिया है कि ये जो इन्फ्लक्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और ये रिफ्यूजीज आ रहे हैं, जी, वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू फीड देम, इट इज टू मच। सो ये व्हाट आई वांट टू से कि इट वाज ऑलमोस्ट इमिनेंट कि देयर गोइंग टू बी अ वॉर। हम लोग की प्रिपरेशन और हम लोग जो माहौल क्रिएट हो रहा था धीरे धीरे, उसमें ऐसा लग रहा था। सर 33 लाइट, आपकी यूनिट 33 लाइट रेजिमेंट, यूनिट में क्या माहौल था सर? यूनिट में ये था कि अपना जो वॉर के पहले तैयारियां होती हैं और अपने एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, वो हम लोग कर रहे थे। और ये था, ऐसा लग रहा था कि वॉर इज इमिनेंट, वॉर होने वाला है, और उसकी तैयारियां करो, उसकी तैयारी इंक्लूडिंग वो एनओके को चिट्ठी वगैरह वो सब, वो एवरीथिंग, सारा डॉक्यूमेंट्री। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर? यस। अच्छा, अब एक बात बताइए सर, वॉर जब वॉर डिक्लेयर हुई ऑफिशियली 3 तारीख की रात को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 3 तारीख की रात को वॉर डिक्लेयर होती है मिडनाइट में, उसके पहले यू आर ऑलरेडी इनसाइड, आप अंदर हैं ईस्ट पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं और फायरिंग चल रही है, बट एक फॉर्मल डिक्लेरेशन वॉर का नहीं हुआ। जैसी फॉर्मल वॉर का डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद क्या लड़ाई की गति बढ़ गई? डिड इट इंक्रीज? बिल्कुल, लड़ाई मतलब यह कि जब एक बार फॉर्मल डिक्लेरेशन हो गया तो वॉर हैज स्टार्टेड जी, एंड मूवमेंट जो है एज पर प्लानिंग, किसके कहां से क्या, ये वाज वेरी वेल प्लान्ड ऑपरेशन जी, एंड दैट स्टार्टेड। और हम लोग तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर थे, मिलता था कि आप जाके इस बटालियन को रिपोर्ट करें, ये बटालियन अटैक में जाने वाली है, वो अटैक करते थे। इसके बाद बोलता था अब इस बटालियन के पास है, ये अटैक करने वाली है, वहां जाते थे। इस तरीके से 4 बटालियंस में थे। आई वेंट फॉर अबाउट 6 अटैक्स। ऑलराइट सर, इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। और कौन कौन सी यूनिट्स थी सर? इन्फेंट्री यूनिट्स? इन्फेंट्री, द मराठास, मद्रास, गोरखास एंड गढ़वाल। अच्छा, 4 यूनिट में हम गए। अब बहुत दिन हो गया, आई डोंट रिमेंबर द नंबर नाउ, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत दिन हो गए, बट I went with this 4 this thing, and I went with 6 attacks. और जिसमें एक बैटल ऑफ बजाई भी था, वो हम आपको बताएंगे, जिसमें I was given the Sena Medal also. सेना मेडल की कहानी मैं आपसे जरूर सुनूंगा सर, एंड दिस आई एम सेविंग फॉर द, जैसे खाने के बाद मीठा खाते हैं ना सर, दिस इज सेव्ड फॉर द लास्ट। we'll have this in the last. सर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बैक टू कैप्टन वकरे। आप पहली बार जब आपने 120 mm मोटर से फायर करा सर वहां पे, और आपने बोला कि पहला गोला टारगेट पे गिरा जो रजाकार्स पे एम करे थे, तो वो तो एक एक्शन हुआ सर, उसके बाद आपने कौन कौन से एक्शन देखे? I went in 3 actions, मैं वही बोल रहा था, जैसे ये गए जी, मेरे को पहले 8 गार्ड के साथ में था, ओपी ऑफिसर जी, देन आई वाज विद 4 राजपूत, एंड देन इन 3rd अटैक आई वाज विद 22 MLI। अभी फौज में इन्होंने 20-25 साल कर दिए, फुल कर्नल बन गए, तो इनको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। मेरा छोटा ही टेन्योर था, तो मेरे को बिल्कुल याद है कि मैं किसके साथ था और क्या हुआ और कैसे गए। बिल्कुल। तो ये तीनों अटैक में हम गए, एंड सिमिलर। आपकी डायरी में देखा सर मैंने, गढ़वाल कैप्चर्ड द ऑब्जेक्टिव, आपने लिखा अपने हाथ से डायरी में, यू हैव रिटन अबाउट दैट यूनिट, दैट यूनिट हैज कैप्चर्ड द ऑब्जेक्टिव, यानी पाकिस्तानी आर्मी को हरा के उन लोगों ने डिफेंसेस
तोड़ के वहां पे कैप्चर कर लिया। Even we went like this in one of the hilly के other side में when we went for attack, सर तो हम जब यहाँ से चले तो we had to go to left U-turn लेके फिर आए, सीधा तो जा ही नहीं सकते थे। जी And they were in defenses, we were in the open. When we came here at the left hand side, suddenly a lot of small arm fire came on us. Probably some enemy was on that side also. यस सर So they were also firing. Now we realized from where the firing is coming because all targets were generally registered earlier with the artillery. So we went lying down और वहाँ उस एरिया में ऑलरेडी प्रोबेबली बहुत वॉर हो चुका था या हो चुका था, इतनी डेड बॉडीज, किसी के हाथ टूटे, किसी का पाँव टूटे, कमर से टूटे, ऑल दोज थिंग्स वर लाइंग देयर, स्मेलिंग वेरी बैड एंड ऑल दैट. But then we were going in attack. All attacks normally go at midnight, you know it. Yes, sir. 12:30, 1, 1:30, 2:30. ऐसे टाइम पे जाते हैं generally people are lethargic. So that is the time we go in attack. So then I asked my regiment on radio set only कि I want gunfire immediately because we are getting fire from left side. The target number बता दिया था. यस सर So they said our own battery was not available then. They said we are giving you medium guns. No, my battery has 6 guns. यस सर वो 6 गन का काम 3 मीडियम गन ही पूरा कर सकती है. बिल्कुल. So they said we will give you 1 troop. You give them order directly, and they instructed them. I told them 2 gun round fire होने के बाद that end became quiet. Then we went in attack, and then Hilly captured. Actually Hilly was captured. Became quiet का मतलब है कि वो मर गए. Neutralize हो गया. Target neutralize. सर कह रहे हैं became quiet. Became quiet मतलब done. Target neutralized. Story over. और neutralized is the better way of saying it. मतलब neutralized. फौजी वर्ड हो गया. बिल्कुल सर. तो सर एक बात बताइए, मीडियम गन्स को 130 mm होंगे उस वक्त. I think 5.5 inch. अच्छा. ब्रिटिश गन्स थे ना. ब्रिटिश गन्स पुराने वाले से. They were. अच्छा. बिग साउंड, बिग नॉइज. बिग वो राउंड से डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो एरिया डेफिनेटली आप 1.5 बोल रहे हो, न्यूट्रलाइज तो हो ही गया था. सर आई वाज स्पीकिंग टू एन आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल. उन्होंने मजाक में बोला ना, मैं भी आपसे पूछ ही रहा हूँ सर. यू आर वेरी मच सीनियर टू मी बट आई मस्ट आस्क बोथ ऑफ यू, बोथ गनर ऑफिसर सिटिंग हियर. मुझे उन्होंने, ही इज अ सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल इवन टुडे. तो ही सेड वी टेक ग्रेट प्राइड, आर्टिलरी पीपल टेक ग्रेट प्राइड इन सेइंग दैट वी आर स्लाइटली हार्ड ऑफ हियरिंग, बिकॉज हमारे कान के बगल में बारूद फटता रहता है बारूद, तो we become slightly hard of hearing. Is this correct? What he probably meant is, and what we should understand is, that is only at gun end. Yes. गन एंड वाला जो जीपीओ होता है उसके सामने से वाली गन फायर कर रही थी, 6 गन एंड ऑल. तो वैसे कान उसके बंद हो जाता है. हाँ, उसको तकलीफ होती होगी, मतलब एज व्हाट ही इज सेइंग. यस. ऑब्जर्वेशन पोस्ट एंड में वी आर इन्फेंट्री, तो वी कम टू नो इधर से फायर हुआ है. यस. कहीं आएगा इधर. सिमिलरली इवन पाकिस्तान के साइड से भी फायर होता था तो वी कुड मेक आउट. यस सर. कि फायर है, वो जनरली कहाँ गिरेगा पता, तो वी यूज्ड टू जस्ट लाई डाउन. और बांग्लादेश में सारा तब बहुत ठंडी थी, बारिश भी थी, और ऑल पैडी फील्ड्स. यस सर. वो कीचड़ में सो जाते थे, आजू बाजू दाहिने बाजू बॉम्ब गिरते थे. लकीली वी सर्वाइव्ड. तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. अच्छा, मैं एक सवाल सर आपसे पूछता हूँ. सेम क्वेश्चन आई विल आस्क कर्नल पांडे ऑल्सो. आप जैसे किसी इन्फेंट्री यूनिट के साथ अटैच्ड हैं, मुझे तो पता है सर, लेकिन अभी आपसे पूछ रहा हूँ सर. आई एम आस्किंग यू. आप इन्फेंट्री यूनिट के साथ अटैच हैं. जब आप अटैच हैं तो एक रिश्ता बन जाता है सर. यू बिकम पार्ट ऑफ दैट यूनिट. करेक्ट. क्योंकि रिश्ता क्या होता है, जब आपने लड़ाई एक साथ लड़ी है, जब आपने खून खराबा एक साथ देखा है, तो दैट रिलेशनशिप डेवलप्स बिटवीन 2 people, 10 people, 100 people लिविंग टुगेदर. अब जब इन्फेंट्री अटैक पे गई सर, आप तो ओपी थे, जो इन्फेंट्री बटालियन इंडियन आर्मी की अटैक करने के लिए गई पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, तो उसमें लॉसेस तो हुए होंगे सर. हुए, कम हुए. Because like what initially only you described, air superiority, land superiority, सब में we were far superior to them. Sir. So and they were in pockets only. So we could get, but some people lost their lives also. और जाते वक्त जैसा आपने बताया, some atrocities were also created. जो इन जवानों ने साले पोल को बांध के रख दिए, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के नाक निकाल दिए, और like that. So वो टिका खान वाला जो आप बोल रहे थे, वो that sort of thing had happened. Sir. But not many.
Sure. हमारे इसमें 2-4 जवान इतनी कैजुअलिटी ऑपरेशन में जा रहे हैं, कुछ तो कैजुअलिटी होनी है। बिल्कुल। इन वन ऑफ द अटैक्स लाइक व्हाट वी आर सेइंग, आप भी बताएंगे, I was with another officer, I was of infantry. जी। We were behind a big tree. अच्छा सर। बैठे थे और फायर कर रहे थे। पता नहीं कब बाद में जब we won the attack and we started doing, बाजू में देखा तो साला he was dead. तो उसको यहाँ से गोली लगी और इधर से निकल गई और he was dead. मैं उसके साथ ही था। अब पता नहीं जब शायद गोली आई तो probably मैं आगे होगा या पीछे होगा और something like that. So I survived, he died. So such things happen. At night 1:30-2 बजे कोई एम लेके तो फायर कर ही नहीं रहा है, ब्लाइंड फायरिंग ही है वो। बिल्कुल सर। Sometime it's good luck, sometime it is you lose, that happens. बिल्कुल ठीक बात है सर। So now I'll speak to Colonel Pandey. Sir, now all of us want to hear the story of the Sena Medal, sir. और मुझे वैसे ही कैप्टन वकरे ने पहले ही बता दिया, it's a very interesting story. So I want to listen. And everybody, I think, wants to listen to the story of the Sena Medal. Sena Medal is a gallantry award, ladies and gentlemen, in the army given for bravery. And we'd request, we'll request Colonel Pandey to share that story with us. ये लड़ाई में हम लोगों को एक बार ये ऑर्डर मिला कि ये पोजीशन है, इसको आपको कैप्चर करना है जी। और हम लोगों ने अटैक की तैयारी की। आई वॉज ओपी ऑफिसर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर। मेजर शिंदे हमारे कंपनी कमांडर थे, और मराठा कंपनी थी। हम लोग ने अटैक की ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि हम लोग वी विल गो बिहाइंड एन एनिमी एंड देन अटैक। और इसके बाद करीब 3 बजे हम लोग पहुंच गए एंड फर्स्ट लाइट में हमारा अटैक था और हम लोगों ने अटैक लॉन्च कर दिया। अब वी वर थिंकिंग दैट दिस स्मॉल प्लाटून लोकेशन और समथिंग, बट इट हैपेंड टू बी वेरी स्ट्रांगली हेल्ड पोजीशन, टू स्ट्रांग टू ओवरकम। And we faced such a strong resistance that after some time we came to grinding halt. It was not moving at all, and every minute somebody was the other getting a bullet. And Major Sindhe, our company commander, he also had a bullet and he fell to enemy bullet and became a casualty. तो दैट टाइम जैसे होता है कि पुरानी लड़ाइयों में जब अगर राजा नहीं रहता है तो ट्रुप्स का मोरल डाउन हो जाता है। बिल्कुल। बट ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। आई स्टिल रिमेंबर हिज सेइंग, ए मैन एंड द पूल ऑफ ब्लड। ही टोल्ड मी, पांडे बॉयज का ध्यान रखना। आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स कि क्या सोल्जर्स होते हैं और उनका क्या रिगार्ड अपने ट्रुप्स के लिए रहता है, कि एट दैट स्टेट ही ओनली रिमेंबर्ड, ही ओनली केयर्ड कि हमारे पांडे, हमारे जवानों का ध्यान रखना। वी स्टार्टेड विथड्राइंग बिकॉज कोई जरिया नहीं था। वापस आए, हमारे ट्रुप्स जो है डिमोरलाइज हो गए, कंफ्यूज हो गए। और I could read their mental state. I told them not to lose courage. हमने बताया, I still have the artillery backup. I am there. And instead of going behind or surrendering, a shameful surrender, bad name to the unit, to the army, it is better that we attack and die fighting. There are 2 deaths. Let's select a better death. For a Fauji, the best death, you die fighting. But then came a suggestion कि I was not very much prepared for that. जैसे कि साहब अगर आप लीड करोगे तो हम अटैक करेंगे. That was very genuine because I was almost एक ही तो अफसर थे वहाँ पर. तो and this was a Maratha unit, sir? Maratha unit थे. Maratha unit.
हाँ सर सर MLI एंड फिर जब इन्होंने ऐसा बोला तो ऐसे any officer worth his salt of Indian Army can never say no to such request of the Jawans at that condition. I said surely I will do that. अब ये प्रॉब्लम आई कि आई एम OP ऑफिसर, आर्टिलरी ऑफिसर, आई एम नॉट सपोज टू लीड एन अटैक, बट ये था कि उस समय हमारे जो ट्रुप्स है हमको ये लगा कि व्हेन आई एम अटैकिंग कहीं हमारा टेक्निकल असिस्टेंट इधर उधर चला गया, उसको कैजुअलिटी हो गया, हमारा ऑपरेटर चला गया तो क्या होगा, बिकॉज आई एम नाउ इन ए डुअल रोल, OP ऑफिसर एज कंपनी कमांडर। तो हमने वो RT बोर्ड लिया और रेडियो सेट अपने ऊपर और गन में बैनेट लगाया और इसके बाद स्टार्ट हुआ कि उसी समय एक प्लाटून का रेनफोर्समेंट आया और एक JSU साहब आए। अच्छा, दैट वाज ए ग्रेट मोरल बूस्टिंग। एब्सोल्युटली सर, फ्रेश ट्रूप्स आए, फ्रेश ट्रूप्स और JSU वाज फुल ऑफ जोश। यस सर। और उसी समय एम्युनिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये वो सब तैयारी हुई और इसके बाद हम लोगों ने अटैक की तैयारी कर ली और आई गॉट द RT ऑन द टारगेट। अब ये होता है कि जब ऐसे सिचुएशन में भगवान भी मदद करता है। द फर्स्ट राउंड केम वेरी क्लोज टू द टारगेट, जस्ट वन करेक्शन एंड द राउंड वाज ऑन द ऑब्जेक्टिव। तो वहां पर देयर आई आस्क्ड द कंप्लीट RT बिकॉज आई वाज टोल्ड कि आप ऑथराइज OP हो, ऑथराइज OP कैन टेक फायर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स डिप्लॉयड। आप ऑथराइज OP हो, you can take the fire, entire artillery deployed there. So I concentrated the fire and I said gun fire, not giving the number, how many, so many gun fire. Gun fire with a pause, 15 seconds. Every 15 seconds you bombard the objective. Sir. We started advancing. जब वहाँ से 50 और 100 गज रह गया, then I stopped the fire. और फिर वहाँ मराठा ट्रूप्स ने बोला छत्रपति शिवाजी की जय, ये उनका वॉर क्राई था। ये जवानों का वो यूनिट का वॉर क्राई था, छत्रपति शिवाजी की जय। इसके बाद जवान टूट पड़े पाकिस्तानियों के ऊपर और इट वाज अ फियर्स फाइटिंग, हैंड टू हैंड, बैनेट टू बैनेट फाइट। एंड पाकिस्तानी थॉट कि यार ये हो क्या रहा है, इतनी इनकी कैजुअलिटीज हो गई, इतने ऑड कंडीशन में हम ऊपर हैं ये नीचे हैं और इसके बाद ये अटैक कैसे कर रहे हैं। दे वर टोटली अनर्व्ड। वी स्टार्टेड एडवांसिंग एंड दे हैड टू विथड्रॉ। वी स्टार्टेड एडवांसिंग, दे स्टार्टेड विथड्राइंग अंडर द कवर, दे विथड्रू और हम लोगों ने उस ऑब्जेक्टिव को कैप्चर कर लिया। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। और हमारे साथ जो JSU साहब तक से सिग्नल दें, हमने कहा बिल्कुल दीजिए। वेरी लाइट पिस्टल फायर किया, रेड ओवर ग्रीन। यस। एंड विद इन नो टाइम वहाँ पर अपने बैटल कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, बैटरी हमारे बैटरी कमांडर सब के सब पहुँचे और इट वॉज ए जुबिलेंट। वी हैड कन्वर्टेड द डिफीट इनटू विक्ट्री। सर, दैट वाज द टाइम। ब्यूटीफुल सर, वंडरफुल। और सबको उन्होंने शाबाश दिया, कांग्रेचुलेट किया और इन दैट ऑपरेशन आई वाज गिवन सेना मेडल। वंडरफुल सर। दोस्तों, अभी आपने सुना कि कर्नल साहब बता रहे थे अबाउट हाउ ही गॉट द सेना मेडल। एक मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक आर्टिलरी ऑफिसर जिसकी ट्रेनिंग ही कुछ और है, इन्फेंट्री अलग है, आर्टिलरी अलग है, लेकिन क्योंकि इन्फेंट्री का ऑफिसर मेजर शिंदे सर, मेजर शिंदे कैजुअलिटी हो गए, उनको गोली लग गई, वो इस हालत में नहीं थे कि वो लड़ाई को लीड कर सकें। जी, जो आर्टिलरी ऑफिसर हैं, आर्टिलरी ऑफिसर को जवान रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब ऐसा है, अगर आप लीड करेंगे तो हम अटैक करेंगे। और दो सूरत इनके सामने, मरना दोनों तरफ से ही है, पर कैसे मरना है। देखिए, दिस इज द स्पिरिट ऑफ अ सोल्जर। हाउ डू यू डाई? डू यू वांट टू डाई इन पाकिस्तानी कैप्टिविटी in a shameful manner, or you want to die trying to fight for your country and achieve victory?
अटैक करा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय ऑब्जेक्टिव पे, और ऑब्जेक्टिव को कैप्चर कर लिया। सर एक बात बताइए, आई वांट टू आस्क यू, the brigade commander, the div commander and everybody came there. Yes. The unit CEO also must have arrived. Yes. Obviously sir. Yes. वो तो आए, unit CEO तो पहले आया होगा वहाँ पे। Because सबकी नजर ये था कि एक हमारी वन कंपनी हैज बीन एनहिलेटेड। Yes sir. पूरे सबकी नजर थी कि ये क्या होने वाला है इस कंपनी को। Sir. है ये ऐसे, बिकॉज खबर तो जाती रहती थी। So they all came is very good. Yeah. Because this is a miracle sir. This is a miracle. So happy. जी. And everybody was very happy. Ji. In fact, they said, recommend this boy for MVC. अच्छा. ये तक बोला था. So, but it's all right. Yeah, if you fight a war and come out unscathed, victorious, Sir. for a soldier it is the greatest achievement. Yes sir. जो अवार्ड वगैरह होते हैं ये तो आते रहते हैं, ठीक है, but it's a great moment for a soldier's life. Sir. And I still cherish the memories of that time. Sir. And it was a great experience of war. Great experience of war. Sir. Now, sir, I would like to speak to Captain Vakre. Sir, tell us in detail about Hilli, sir. Battle of Hilli, sir. उसके बारे में जरा बताइए सर, बैटल ऑफ हिली के बारे में। यस सर, पूरा। After winning the Hilli battle, sir, then we went to another thing that was Gora Ghat, I think. It is Gora Ghat. Yes sir, Gora Ghat है sir. Yeah. We went in that attack also. That also we captured. It was then subsequently it was fight. कुछ लोग गिरते थे, मरते थे, बाकी वो लोग भागते ही थे, सरेंडर करते थे। तो बरगो, उसके बाद third then we went to Bogra. By the time we reached Bogra, the ceasefire was declared. So I went in 3 attacks. All 3 attacks were, Hilli was the horrible one, which took a lot of problem. Then where we were actually initially posted in short of Hilli, इतना bombing हुआ पाकिस्तान का कि one cannot imagine. And shelling sir? Huh? Shelling? Shelling, heavy shelling, hearty shelling. And हमारे बिल्कुल पीछे रिवर थी, वैसे ही नॉर्मली डिप्लॉयमेंट भी होता है सेफ प्लेस। सर, तो काफी बॉम्ब तो नदी में गिरे, तो कंपैरेटिवली वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सर, बट देन वी वेंट इन अटैक, तो नॉन स्टॉप बॉम्बिंग यूज्ड टू बी देयर ऑन द ओपी बटालियन। हमारा ओपी जो डिटैचमेंट था, मेरा ओपी ऑपरेटर, मेरा टेक्निकल असिस्टेंट, हम तीनों चारों पे लगातार बॉम्बिंग हो रहा था टिल द टाइम वी रीच्ड फोर राजपूत। आई सेड फोर राजपूत पे जाके उनके साथ अटैक में जाना था। लगातार बॉम्ब में, जैसा उधर से बॉम्ब का दुम का आवाज सुना कि वी यूज्ड टू लाई डाउन, सीधा कीचड़ में सो जाते थे वो पैडी फील्ड्स में एंड गो, एंड देन वी रीच दैट प्लेस। तो वो लोगों को भी पता था कि साले ये जिंदे आते कि नहीं आते हैं। लकीली वी कुड रीच द एंटायर डिटैचमेंट मेरी तीनों चारों की, एंड देन वी वेंट इन अटैक विद द राजपूत्स, दैट वाज विद द इन्फेंट्री। एंड सिमिलरली whenever they wanted a RT fire, I could get easily. RT was readily available. हम लोगों का वो बड़ा अच्छा एडवांटेज था हिली में। Quickly we used to get artillery fire. We used to fire target. सब टारगेट पहले रजिस्टर्ड हुए थे। And sir, more than anything else, RT is also a big morale booster also for everybody, sir. बहुत ज्यादा। RT की गन्स ओपन अप हो जाती हैं तो क्या है, और वो RT वो जो यूनिट जिसके साथ आप जा रहे हैं इन्फेंट्री के साथ, उन्होंने देखा कि साला फर्स्ट राउंड टारगेट राउंड आ रहा है एंड ऑल दैट, वो खुश हो जाते हैं। सही बात। हाँ, और वो टारगेट न्यूट्रलाइज करना तो फिर क्या एक गन फायर लाया तो ऐसे की तैसी हो जाती है एनिमी की। In any terrain, sir, without artillery, it becomes almost impossible for infantry to fight, sir. Yes. Without artillery, it becomes impossible, sir. Like then again, I like to tell, थोड़ा सा आपने बोला था बहुत टेक्निकलिटीज में मत जाओ, लेकिन जैसा हमारा 120 मिलीमीटर और गन थी हमारी। नहीं, अभी आप जाइए सर, मुझे बहुत मजा आ रहा है सुनने में, आप टेक्निकलिटीज में जाइए। we are enjoying it, sir. 120 मिलीमीटर मोर्टर का जो एडवांटेज था, you see, जैसा हिल है, तो नॉर्मली एनिमी विल ऑलवेज बी ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। वो वहां से अपने को देख सकते हैं, अपन फायर करेंगे तो सीधा ही साला फायर जाएगा। तो 120 मिलीमीटर मोर्टर हैड एडवांटेज कि इट वाज अ हाई एंगल फायर, लाइक जाके ऐसा गिरता, तो वी कुड फायर ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द हिल आल्सो। दैट वाज आवर गन। देन दिस मीडियम गन्स दे वेयर थे, जब सीधा लाइक बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अ प्लेन एरिया, तो मीडियम गन कुड फायर स्ट्रेट, सीधा जाके वो टारगेट पे पहुंचेंगे। दैट वाज
comparatively easier for artillery people. The most difficult problem was OP officers present with the infantry. वो उनको जो चाहिए वो दिला सकना चाहिए, that is one thing. Like I was telling कि आपने शुरू में बिल्कुल बताया था कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स और बांग्लादेशी मिलके मुक्ति वाहिनी हुए थे. इंडियन वी वर कॉन्स्टेंटली डिनाइंग कि इंडिया का कोई नहीं है, ये तो मुक्ति वाहिनी फाइट कर रही है. So that time one of those mango tree I was telling, उसके ऊपर रह के काफी फायरिंग कराया था एनिमी पे. Somehow they noticed कि साला फायर इनका शायद ओपी ऑफिसर इधर कहीं बैठा है, यहाँ से फायर आ रहा है. देन नेक्स्ट 2-3 डेज के बाद जब हम वहाँ फायर करने गए तो वो पेड़ की छन्नी हो गई थी, लिटरली छन्नी हो गई थी. We realized कि साला अपना लोकेशन तो नोट हो गया है. So now we have to change somewhere else. They were doing CB also, sir. So because वो भी कुछ कंचे खेलने नहीं आए थे, they also were equally good army. Sir. So they could locate कि यहाँ से आ रहा है. So they used to also do that. So tell me, sir, मेरा एक बड़ा क्वेश्चन है कि how do you rate the Pakistani artillery, sir? As far as professionalism is concerned, Pakistani artillery. क्योंकि as an OP officer, you were with the infantry, you were right in the forefront of battle, sir. जहाँ पे लड़ाई हो रही है, OP officer तो वहीं पे है, sir. He's there. तो आपको आपके ऊपर भी शेलिंग हुई होगी. How accurate was Pakistani artillery, sir? They were also good. They were also very good. They could also, because जैसे रेकी करते हैं, रेकी is our reconnaissance, we call it. जैसा वो करते हैं, वो भी करते हैं. They also do it. Sir. It's one of the incident you read in my that diary. Sir. In one of the attack जिसमें वो 70 लोग मरे, मैंने बताया किसी यूनिट के. जी. वो इसलिए कि जो रेकी किया था, तो रेकी के मुताबिक वहाँ पे एक प्लाटून डिफेंसेस में है करके पता था. नो देयर इज व्हेन वन प्लाटून इन द डिफेंस, 3 प्लाटून्स, दैट इज वन कंपनी गोज इनटू अटैक. इट इज ऑलवेज वन इज टू थ्रू, ऐसा अटैक होता है. या एक कंपनी है तो बटालियन अटैक हो जाएगा. सो वो रेकी में गलत हो गया कहीं, एंड दैट इज व्हाई देयर स्ट्रेंथ वाज मोर देन आवर पीपल हु वेंट इन अटैक, एंड दैट इज हाउ वी लॉस्ट सो मेनी पीपल अलोंग दैट व्हेन ऑफिसर आल्सो लाइक. तो that Reiki is very, very important. You have to get the correct target place, correct location of those people, how many, what is the strength of enemy is there, and based on that we plan our operation. Yes, sir. So all right, sir. So now I will ask Colonel K.K. Pandey. Sir, one question which I wanted to ask. काफी टाइम से मेरे मन में जहन में एक सवाल था, which I wanted to ask you, sir. हमने काफी सुना है कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स, देखा भी है सर, दे लीड अ रॉयल लाइफ. वो इतने इन्वॉल्व नहीं होते ट्रूप्स के साथ जितना हम लोग तो घुसे ही रहते हैं सर 24 घंटे में. उनका कंडक्ट क्या था सर वॉर में? वो सरेंडर कर दिया तो एंड में तो कंडक्ट उनका बेकार ही था, बिकॉज दे चोज टू सरेंडर. दे शुड हैव डाइड फाइटिंग रादर देन सरेंडरिंग. बट उनका ड्यूरिंग बैटल उनका क्या कंडक्ट था सर? ड्यूरिंग बैटल व्हेनेवर वी found any resistance, that was a very real good resistance. But ये था कि उनकी लाइफ स्टाइल दूसरी थी. जी. And sometime when we captured a position, we found certain things which were showing that they were living a lavish life. Or they were not जैसे हम लोगों का कनेक्शन अपने जवानों के साथ होता है. जी. That was lacking, but I found. और ये अब हम आपको एक बोगरा का इंसिडेंट बताएं. बिल्कुल सर, बिल्कुल, we would love to hear. ये जो है, हम लोगों का यहाँ से हमको ऑर्डर मिला कि आप ये गोरखा बटालियन उसको रिपोर्ट करें. तो वो रिपोर्ट किया. वहाँ पर जाकर के मेजर पठानियत कंपनी कमांडर मिले. उन्होंने बोला ये हम लोग बंकर के अंदर गए. उन्होंने बताया कि कल पांडे ये बोगरा में कल सुबह अटैक है. तैयारी हो गई और हम लोगों ने अपना एडवांस करना स्टार्ट किया बोगरा की तरफ. जब हम लोग आउटस्कर्ट में थे तो एक हट टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन था, वहाँ से फायर आया. फायर आया तो वी रिटेलिएटेड, एकदम से उसको चारों तरफ से घेर लिया. और देन वी सॉ अबाउट 5 people
विथ हैंड्स अप कमिंग आउट। उनको ये मेरे पठाने ने बोला कि अपने वेपन रख दीजिए और आगे आइए। उसमें 2 अफसर थे, 3 जवान थे। तो मेरे पठानिया ने उनसे कहा कि ये बताइए कि क्या कंडीशन है, आप अफसर हो, आपको पता होगा, हम लोग बोगरा में अटैक करने वाले हैं, क्या करने? कैसा वहां तो कोई है ही नहीं, आप क्या मतलब आपका वहां कोई नहीं? वो तो आर्मी विड्रॉ करके चली गई और हम लोग भी जा रहे थे, इसीलिए तो रास्ते में देखा, हम लोग पैनिक में आ गए, हमने फायर कर दिया, ये हमारी गलती थी, बट देयर इज नोबडी इन द बोगरा। तो फिर वो ही लुक्ड एट मी कि ये हमने क्या करना चाहिए। तो हमने कहा भाई देखो ये है कि अभी ऐसा बोल रहे हैं, अगर इनके ऊपर विश्वास करना है तो देख लीजिए आप। तो उसने ऑर्डर दिया कि ठीक है, इनके हाथ बांध दो और ये बोला देखिए आप हमारी कंपनी के आगे चलेंगे, अगर एक भी गोली आती है और हमारा एक भी जवान मरता है तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, ये कंडीशन है। तो कहते साहब बिल्कुल ठीक है, वहां तो कोई है ही नहीं। पांचों का हाथ बांध के उन्होंने आगे चलना स्टार्ट किया और कंपनी हमारी उसके पीछे चल रही है। ये गोरखा वाले हैं सर? ये गोरखा वाले हैं, गोरखा, ठीक है। इसके बाद में वो दे टुक अस टू एक चारों तरफ एक कमर्शियल प्लेस था, बीच में एक पुलिस पोस्ट थी। पुलिस पोस्ट में जब वो वहां पहुंचे और हम लोग वहां पहुंचे हैं, देन द फायर केम फ्रॉम ऑल द साइड्स, विंडो, दिस थिंग, सब जगह से फायर आया। दे टुक अस टू ए किलिंग ग्राउंड और ये था कि इनको कंपनी को सफाया करना है। हमने कहा लुक एट दिस। और उसी समय हम और पठानिया साथ में थे, एकदम से गोली पीछे से एक बस्ट आया, उसके पीठ में लगा और ये निकल गया यहाँ से। उसको हमने पकड़ा और रोल करके साइड में ले गए एंड पठानिया जो है थोड़ी देर के बाद में ही डाइड ऑन माई लैप ओनली। अब फिर वही सिचुएशन की, आई वाज लेफ्ट अलोन देयर आल्सो जो हर जगह होता था। तो अब then I informed कि this has happened and we are in the killing ground and चारों तरफ से फायर हो रहा है in a very difficult situation। तो I was told that you hold on, हम लोग कुछ करते हैं। और ये उन्होंने बताया कि now we are opening a new front, वहाँ से सिमुलेट करेंगे अटैक, आर्टी फायर आएगा and when they are attacked at that side, then you disengage yourself और एक जगह बताई वहां आकर के पोजीशन लीजिए। तो हमने कहा ठीक है। अब वो गोरखा जेसीओ थे, सीनियर जेसीओ, उन्होंने बोला साहब अब हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे भागेंगे तो ये जो 5 बैठा है ये गायब हो जाएगा, क्योंकि इसको पता है और हम लोगों को मालूम नहीं है कुछ। तो हमने कहा फिर क्या है? कहा था बिल्कुल साफ है, बिल्कुल अपना एग्रीमेंट बड़ा क्लियर था, इनको खत्म करना है। तो हमने कहा कि ठीक है ठीक है, इनको बुला लीजिए। और इनके बाद खड़ा किया। आई टॉक टू दिस थिंग, वो ऑफिसर था, हमने बोला कि देखिए ऐसा है भाई, अपना एग्रीमेंट बड़ा क्लियर था, कंपनी कमांडर इज डेड एंड सो मेनी पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ योर ट्रेचरी or because of you betrayed and because you have deceived and you have brought us to the killing ground, इतनी हमारी कैजुअल्टी हो गई है, तो be ready, I am going to shoot you right now। बिल्कुल। He said you can't do, we have surrendered in group, how can you do that? What about Geneva Convention? हमने कहा जनवा कन्वेंशन तो बहुत पहले हुआ था, ये हमारा एग्रीमेंट तो अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, ये तो लेटेस्ट है, लेटेस्ट कन्वेंशन है सर। हाँ, नथिंग डूइंग। तो हमने कहा साहब इनको खड़ा करिए, गेट ए फायरिंग स्क्वाड, वी विल शूट दिस फेलोस राइट नाउ। तो वो एक अफसर कहता है कि कैन आई हैव ए सिगरेट? तो ये आई वाज देखिए ये सिगरेट मांग रहा है। तो हमने पूछा भाई है किसी के पास? हम तो आने का आई एम सॉरी आई डोंट स्मोक। तो हमने बोला किसी के पास सिगरेट है भाई, इसको दो, ये सिगरेट पीना चाहता है मरने के पहले। तो वो जवानों से पूछा, कहता हमारे पास तो तम्बाकू है, वो सिगरेट तो है नहीं। तो हमने बोला भाई अगर तम्बाकू खाना हो तो बताइए, सिगरेट तो है नहीं यहाँ पर। तो इसके बाद हमने उनको खड़ा किया एंड फायरिंग स्क्वाड आ गया एंड आई सेड फायर एंड आई ऑल्सो फायर बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ दैट।
I also wanted to be part of that कि कल कोई बात हो गई क्या है. I also fired. And all these 5 people were shot dead. फिर बीच में जब ये बात फैली तो आई हर्ड कि यार ये कुछ चल रहा है कि ये यंग ऑफिसर जो है ना ही प्रॉब्लम एंड इसने उसको मार दिया. तो देखो सिचुएशन ऐसी, आई वाज द कमांडर देयर, कमांडर ऑन द स्पॉट, एंड कमांडर ऑन द स्पॉट हैज टू टेक ए डिसीजन. तो आई टुक ए डिसीजन. इफ यू फाइंड कि आई हैव डन रॉन्ग थिंग, बिकॉज उनका ये था कि वी हैव लॉस्ट वाइटल इंफॉर्मेशन, बिकॉज दिस ऑफिसर्स वे देयर, उसको कैप्चर करते, इनसे इंट्रोगेट करते, से पता करते क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है. तुमने उसको गोली मार दी. तो हमको भी लगे यार बड़ी क्या हो क्या रहा है. किलिंग एन एनिमी ड्यूरिंग वॉर, आई एम लाइक टू बी कोर्ट मार्शल. ये क्या हो रहा है. पर दैट टाइम सेकेंड डे और समथिंग 16 दिसंबर आ गया जी, वॉर डिक्लेयर हो गया, सरेंडर हो गया. मतलब डांसिंग दिस थिंग दैट थिंग, ये लोग भूल ही गए कि यार इसको ये क्या था, और दिस इशू वाज ड्रॉप्ड. बट ये एक इस एक्सपीरियंस हमने देखा कि हमको कभी ये नहीं फील होता कि हमने लोगों को खड़े करके गोली मार दी. कभी फील नहीं होता, क्योंकि यही जो जैसे हमारे गीता में जो बताया गया है कि हमारा कोई पर्सनल एनिमिटी तो है नहीं. अगर हम उसके सामने जाते वो हमको गोली मार देता, और वो हमारे सामने आएगा हम उसको गोली मार देंगे. ही इज फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, आई एम फाइटिंग फॉर माई कंट्री. So there is nothing personal involved. There is no personal involved. Like lotus leaf के अंदर जो पानी की बूंद होती है वो रहती तो है, हम लोग काम तो करते हैं, we never get attached to this. नहीं कितने एक बार हम लोग वहां पर थे तो एक पाकिस्तान आर्मी का कोई सोल्जर जाकर के एक जगह जाके गायब हो गया. तो कहता साहब ये बंकर है लगता है, अंदर वहां गायब हुआ, निकलेगा तो साहब इसको निकलेगा तो इसको गायब कर देना है. तो कहता अरे ऐसा को सांप को, सांप का निशाना बड़ा अच्छा, सांप को दो LNG साहब लगाइए. तो उसके पीछे आ गए और वो निकला, धाड़ से मारा, हो गया. तो ऐसे न्यारे कितने लोगों को मार दिया, बट हमारा कोई पर्सनल नहीं. आई वॉज फाइटिंग फॉर माई कंट्री, दे वर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री. हम उनके सामने जाएंगे वो हमको गोली मार देंगे, हमारे सामने वो आएंगे हमको गोली मार देंगे डेफिनेटली. तो दैट वाज एक ऐसा इंसिडेंट बोगरा में हुआ था सर. और ये हुआ एक दिन या आई थिंक 14th जस्ट सीज़फायर के पहले. और बिफोर दे कुड एनालाइज कि क्या हुआ, क्यों उसको, व्हाई दे वर शॉट डेड, मैटर फिनिश्ड. So I think the surrender saved everything and the matter was dropped. Yes. Sir, now my question, next question, sir, is, and the most vital question of the evening, and I'll ask both of you the same question, sir. My question is to Captain Vakre, sir. Sir, आप बताइए, 16 दिसंबर को सरेंडर साइन हो जाता है, राइट सर? जनरल A.K. नियाजी, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा मिलते हैं ढाका में, सरेंडर का साइन कर देते हैं, एंड वी एक्सेप्ट द सरेंडर ऑफ 93,000 POWs. उसके पहले, सरेंडर साइन होने से पहले एक आध दिन पहले कुछ पता लग रहा था सर कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पता नहीं कि सीज फायर होने वाला है करके. कुछ नहीं पता, बिल्कुल. लड़ाई चल रही है, गोले गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अटैक चल रहा है. इट वाज सरप्राइज फॉर अस आल्सो कि सीज फायर डिक्लेयर कर दिया उन लोगों ने. अच्छा, दैट वाज एट ढाका. तो अगर जब ढाका का आपको सर शाम को पता लगा, क्योंकि शाम को साइन हुआ था 3-4 बजे, आपको पता लगा कि पाकिस्तानी आर्मी हैज सरेंडर्ड. आई थिंक 8 o'clock at night if I am not wrong. शाम को किया है उन्होंने, शाम ही को किया था सर उन्होंने. तो पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई सर. तो उस जमाने में व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं, सिग्नल आया होगा आपको, पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर्ड. आपका और आपकी यूनिट का और साथ में जो भी आपके कॉमरेड्स थे यूनिट में, उनका रिएक्शन क्या था सर? वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. वे वन द वॉर ये लग रहा था. द थिंग वाज कि अपन जिस ऑपरेशन में गए वी हैव वन द वॉर.
ये जोश आनंद सब में था, बबलिंग विथ जॉय। कि यू हैव अचीव्ड, इनफैक्ट उस समय इतना आइडिया नहीं होगा कि व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री यू हैव अचीव्ड, क्योंकि बाद में पता लगा। यस 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 यस, उस समय आइडिया नहीं था। तो अपन ने अपना टारगेट अचीव किया है, वी आर रीच्ड द टारगेट, क्योंकि बोगरा में भी उन्होंने वो सरेंडर का साइन किया था, वहां के जो लोग थे वो भी दे आल्सो साइन। एंड सर, आई वुड लाइक टू आस्क कर्नल पांडे सर द सेम थिंग। सर, आपको भी पता नहीं लगा था सरेंडर होने से पहले? नहीं, बिल्कुल पता नहीं लगा था कि ये जी। वी वर, मतलब ये ऑर्डर्स मिलते थे यहाँ अटैक करना, वो करना, हम लोग अपना काम करते चले आ रहे थे। जी। वी वर नॉट नोइंग, कोई आइडिया नहीं था सर। जब ये पता लगा तो इट वाज वेरी, वी वर ऑल जुबिलेंट एंड ecstasy, and what you can say, we're so happy that we are the victorious army, and such a defeat, we were surprised। 93 दुनिया के हिस्ट्री में कहीं ऐसा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी आर्मी का एक जनरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर रहा है। बाद में रियलाइज हुआ कि क्या बड़ी चीज अचीव किया है। उस समय रियलाइज नहीं हुआ होगा सर, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड लेटर। और हम लोग तो ये थे कि अभी लड़ना है बहुत, अभी तो बट अब हाँ, बट ये था कि वो दे हैव कम टू नो कि दे कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। इट वाज कन्विंस, एंड देयर विल बी lot of casualties, killing, and lot of loss to the Pakistan army, and that's why I think good sense prevailed, and General Nayari signed the instrument of surrender. It saved so many more Pakistani lives। हाँ। वरना लड़ते तो और पाकिस्तानी मरते सर, बहुत लोग मारे जाते, बहुत लोग मरते जी। हिली का एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा जी प्लीज। कि दो हिली बैटल वी वर नॉट एबल टू कैप्चर हिली ऑन द डे विच वी वर सपोज टू कैप्चर, तो एक्चुअली जैसा आपने कहा एयर बॉम्बिंग किया गया हिली पे, वी कुड सी एयर ड्रॉपिंग बॉम्ब्स ऑन हिली एंड ऑल दैट, and then second day when I said we went in attack, then we would be able to, so it was mainly neutralized by Indian Air Force also. Indian Air Force had a big role to play, dominant role to play in the Battle of Hilli। अच्छा सर, पाकिस्तानी prisoner of war का ना we have heard so much, and we have seen that iconic photograph of General Niazi and General Jagjit Singh Arora, and also videos आप लोगों ने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडरिंग एंड ऑल दैट। सर, तो आई वांट टू आस्क यू सर, एनी इंटरेक्शन विद पाकिस्तानी पीओडब्ल्यूज आफ्टर द फॉर्मल सरेंडर? कुछ ऐसा मौका मिला उनके साथ इंटरेक्ट करने का, पाकिस्तानी पीओडब्ल्यूज के साथ सर? कोई लीगल नो, जस्ट लाइक दैट सर, कभी देखा हो, कभी मिले हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एंड actually we treated the Pakistan POWs just like soldier। वो एक था कि जब ये सिकंदर ने पूछा था कि आपके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसने बोला वही ट्रीटमेंट कीजिए जो एक राजा के साथ करता है। तो हम लोग का भी ये था कि दे आर soldiers, basically they are soldiers, they are fighting for the country, they have been defeated, they have been taken POWs, so their dignity should be kept, and Pakistani POWs उनको सब कुछ था, उनको खेलने के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड और ये सब बनाया था, और everything, there's no problem। I saw an interview of General Sam Manekshaw, जिसमें वो गए at that time of giving the interview he was a field marshal, and he was saying that he would go and check, General Sam Manekshaw chief of army staff surrender के बाद POWs के पास जाते थे और चेक करते थे और उनसे पूछते थे कि बेटा आपका खाने का हुआ कि नहीं, जो आपके वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, वो ठीक हैं कि नहीं, आपको दिक्कत तो नहीं है। एंड उसमें से एक पाकिस्तानी सूबेदार, ये जनरल मानेकशॉ का इंटरव्यू यूट्यूब पे है, यू कैन सी इट, और एक सूबेदार ने ये बोला जनरल सैम मानेकशॉ को, जब वो इतना वेलफेयर देख रहे थे दुश्मन का, तो उन्होंने बोला कि साहब अगर पाकिस्तानी फौज में आप जैसे ऑफिसर्स होते, इंडियन आर्मी जैसे ऑफिसर्स होते, तो हम लोग हारते नहीं, हम लोग जीत जाते।
after surrendering, I had seen those army officers. They were kept separately, अपने Pakistanis and we were आगे. वो bridge विज खेलते थे, दारू पीते थे, सब करते थे. They were given. I mean, we never ill-treated them. जी. They enjoyed even after losing the war. जी. अब आप ये देख लीजिए कि सी The difference between Indian Army and Pakistan Army. मैं एक और चीज कहना चाहता हूं इसी बात में, ये दिस डिफरेंस हैज टू बी सेलिब्रेटेड. एंड ये डिफरेंस क्यों है? देखिए, पाकिस्तान में लगातार मार्शल लॉ रहा. इंडियन आर्मी सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया. इन पाकिस्तान, पाकिस्तान सर्व्स द पाकिस्तान आर्मी. ये बहुत बड़ा एक अंतर है दोनों देशों में. एक और बड़ी बात है कि पाकिस्तानी फौज जो है, दे हैव ऑलवेज टेकन दैट नेशन एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. पुराने टाइम पे जैसे जमींदार होता था, वो किसान से पैसे लेता था, लगान लगाता. दे हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ देयर नेशन टू टेक एडवांटेज. तो उस तरीके से जब लड़ाई होती है, जब जंग होती है, तो कभी आप देखिए, मुझे इवन इन 1962, मैं आपको सर विथ योर परमिशन में एक 1962 का भी वाकया बताता चलूं. 1962 की एक छोटी सी मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, जो कि मेरी रेजिमेंट की कहानी है. मेरी रेजिमेंट ने 1971 में भी लड़ाइयां लड़ी. बैटल ऑनर भदूरिया मिला मेरी यूनिट को. मैं 17 कुमाऊं से मेरा ताल्लुक है. और भदूरिया और हिली जहां पे सर ने लड़ाई लड़ी, उसमें बहुत कम फासला है, शायद 20, 30 या 40 किलोमीटर का फासला होगा. वो एक ही सेक्टर में थे जहां पे लड़ाई हुई थी. बहरहाल, मैं बात कर रहा हूं 1962 की. मैं बात कर रहा हूं चाइनीज एग्रेशन की. 1962 में चाइनीज एग्रेशन हुआ और इंडिया की पोस्ट एक के बाद एक गिरती चली गई चाइनीज अटैक पे. एक के बाद एक चाइनीज पोस्ट्स, चाइनीज केप्ट ऑन अटैकिंग इंडियन पोस्ट, गिरती चली गई, गिरती चली गई, गिरती चली गई. और कई 100 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए. No, I'm talking about 62. Please don't put that slide. If I need it, I will let you know. Yeah, thank you. 1962 में जब ये अटैक हुआ वहां पे, मैं आपको एक किस्सा क्यों बता रहा हूं, मैं स्टोरी क्यों सुना रहा हूं आपको? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, जो सर ने बोला, द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मी. देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड रिजांगला and there was an officer called Major Shaitan Singh Bhatti. मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र मिला. और 1962 की चाइना की लड़ाई, उनको पता था कि यहां पे जीत संभव नहीं है. उनको हुक्म मिला पीछे जाने का. उन्होंने पीछे कदम नहीं उठाया. 123 लोग थे. एक रात में, इन वन सिंगल नाइट, 123 में से 114 शहीद हो गए लड़ते लड़ते. लेकिन उन लोगों ने सरेंडर नहीं करा चाइनीज के सामने. यह फर्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी का. तो सर, लड़ाई खत्म हुई और आप लोग वापस आ गए. और फिर आपकी यूनिट का सेलिब्रेशन हुआ. डायमंड जुबली सर, डायमंड जुबली 50 इयर्स. डायमंड जुबली अभी नहीं, सईदपुर में भी सेलिब्रेटेड. अच्छा, मैं दोनों सेलिब्रेशंस की बात करना चाहूंगा आपसे. सबसे पहले ये बताइए कि वो सेलिब्रेशन क्या हुआ सर वहां पे जब यूनिट में? तब इसी एज वॉर फिनिश जी, तो वी ऑल केम टुगेदर. ये कहाँ फाइट कर रहे थे मेरे को नहीं पता था. मैं कौन से दूसरी बटालियन के साथ, मैं कहीं और था. सर को माइक दे दीजिए प्लीज. हाँ, इसी पांडे साहब किसी और बटालियंस के साथ फाइट कर रहे थे, मैं किसी और साइड के साथ. ऐसा यूनिट हमारा बिखरा हुआ था. यस सर. सो आफ्टर द वॉर व्हेन वी केम टुगेदर, दैट वाज अ टाइम टू सेलिब्रेट एंड मीट ईच अदर. हम लोग कितने दिनों में एक दूसरे को मिले नहीं थे. इसमें पता भी नहीं था कोई कैसा है, whether a person is alive, injured, what happened, nobody knows. कोई बोला वो then all that was then discussed कि हम ये अटैक में गए, हम यहाँ जीते, हमने ये किया. हम अपनी, हर एक जन अपनी अपनी स्टोरीज बता. सर वो सीन जरा बताइए सर, जब 1971 में आप लोगों ने सेलिब्रेट करा, वो सीन बताइए सर. यूनिट में क्या सीन रहा? सर मैं बता रहा हूं, आप माइक लीजिए सर. बोथ ऑफ That day, I mean,
मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि टिल दैट डे मैं तो टोटल टी टोटलर था. आई यूज्ड टू टेक फैंटा वेंटा and civilian. That day, dimple scotch was served to everybody. So that was the first time I had dimple scotch. And उसके बाद मैं I was not generally on the whiskey. तो मैं generally a beer taking आदमी हूँ. But then that was the first time. Till then I was a teetotaler. कभी non-veg नहीं खाया था, कुछ नहीं like that in army. And there are many people in army who are non-drinkers और क्या कहते हैं वेजिटेरियंस, बिल्कुल भगवान की पूजा वीजा करते हैं लाइक दैट. ये सब किस्म के लोग फौज में भी है. अदरवाइज जनरल एक कंसेप्ट तब मेरे टाइम पे मेरे को याद है. इवन माय फादर वाज आल्सो ऑफ सेम ओपिनियन कि जो फौज में गया वो साला खाता पीता भी है, दारू पीता है, नॉनवेज खाता है और मेनी अदर थिंग्स, यू नो व्हाट आई मीन. तो वो सब कंसेप्ट था इन लोगों में. तो ऐसे भी लोग हैं. ये बताने के बाद मेरे को देन ही रियलाइज कि हाँ यार ऐसा सबने ऐसा करना, हर एक का अपने पे डिपेंड करता है. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ऑफ कोर्स ह्यूज सब ऑल यूनिट. देन वी गैदर्ड टुगेदर एट सईदपुर. सईदपुर में ये बड़ा खाना हुआ था. एंड बारबेक्यू वगैरह वो मैं फर्स्ट टाइम देखा था. वो पिग विग साला उसमें लटका के वो नीचे से फायर है वो जला रहे, वो काटा चमचा से काट के वो नॉनवेज वगैरह खा रहे थे. आई डिडंट यूज टू लाइक ऑल दैट थिंग. तो मैंने कभी भी नहीं खाया, आज तक नहीं खाया. बट वो देखने को भी बिल्कुल बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये अपने सेलिब्रेशन के लिए किसकी जान ले रहे हैं और वो खा रहे हैं उसको चोच चोच के. बट अदरवाइज डिम्पल आई हैड दैट डे. It was a great moment and we shared each सब other. इकट्ठे आए वो आनंद. एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. और सीओ कहले यार तू पांडे जहाँ जाता था वहीं पर कंफ्यूजन हो जाता था. क्या बात है, जहाँ गए वो कंपनी कमांडर मर गया है ना. और एक जगह हम लोग एक कंपनी में थे तो पता लगा कि वो दूसरी कंपनी में अटैक आ रहा है. तो हमको ऑर्डर मिला कि आप चलो वहाँ. तो जब जाने लगे तो एक तरफ देखा तो वहाँ से निकलना मुश्किल है, LNG लगी हुई है. दूसरी तरफ जा नहीं सकते, वो बीच में वो है माइल फील्ड लगा हुआ है, वहाँ से आप निकलोगे तो उड़ जाओगे. तो अब ये है कि वो तो वॉर में तो कहीं मदद पाइएगा. एक चीज बड़ी क्लियर कि जो ऑर्डर मिल गया उसको करनी है. उसके इधर से अगर ये बोला है कि वहाँ पहुँचो, वहाँ अटैक आने वाला है तो पहुँचना है. बीच में माइल फील्ड था तो हमने अपने जवानों से बोला कि ठीक है मैं क्रॉल करूंगा और तुम लोग पीछे पीछे आना और थोड़ा दूर रहना, क्योंकि मैं उड़ूंगा तो तुम ऐसे कि हमारे साथ तुम भी उड़ जाओ. और हमारा ये था कि भाई माइन फील्ड लगाना है तो माइन फील्ड लगाने के लिए गड्ढा तो करना पड़ेगा ना, तभी रखेंगे. तो लाइंग डाउन आई यूज टू फील कि ये यहाँ है, ये लूज अर्थ या माइन फील्ड है, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो. ऐसे निकल के वो जवानों के साथ आई रीच दैट लोकेशन. फिर नेक्स्ट डे अटैक, बिकॉज वी स्टार्टेड फायरिंग, अटैक नहीं हुआ. बट लो आई वाज टोल्ड यार तुमने अपने जवानों की लाइफ को इतना खतरे में डाल दिया. तो हमने कहा माइनफील्ड में से आए. हमने कहा यहाँ फिर वो उल्टा हमको ब्लेम कर रहे हैं. हमने कहा भाई वो उनको पीछे रखा था, आगे हम क्राउड कर रहे थे और उनको बता दिया था कि ऐसे ही. हमारा एक जवान था, उसको हम लोग अंदर गए तो उसको सेंट्री के लिए खड़ा किया तो हमको किसी ने बताया कि साहब वो अंदर आ गया. हमने कहा क्यों? वो कहता साहब गोलियां चल रही है. तो फिर ऐसे लड़ाई है भाई, इसमें गोली नहीं तो कोई फूल थोड़ी बरसाएगा, तो गोली तो चलेगी. तो ये क्यों आया अंदर? कहते साहब वो कह रहा है कि साहब आप लोग तो सब अंदर हो बंकर में, मैं ऊपर आगे खड़ा सेंट्री खड़ा हूँ. तो हमने कहा कि ऐसा है और राइफल हमको दे दो. तो क्या करें? हमने कहा हम ड्यूटी करेंगे. तो हमने कहा कि भाई वो पुतान सिंह नाम था, पुतान सिंह आप अंदर आराम कीजिए, आपकी ड्यूटी मैं करूँगा. नहीं साहब ये तो ठीक नहीं था. हमने कहा अरे यार हम तुम बोल दो तुम ड्यूटी करो तो बोलते हो कि गोली लग जाएगी, और हम ड्यूटी कहते हैं हम करेंगे तो आप बोलते हो साहब ठीक नहीं है. ये कैसे हो सकता है कि आप ड्यूटी करो हम तुम बैठे रहो? कोई ना कोई तो करेगा ड्यूटी. करना ही पड़ेगा. तो हमने बताया देखो पुतान सिंह
हम तुम्हारे ऑफिसर हैं और हमारी ट्रेनिंग दूसरे टाइप की है। तुम्हारा वेलफेयर और सेफ्टी आगे आता है और हमारा वेलफेयर सेफ्टी जो है पीछे सबसे आखिर में आता है। तो गोली जब आएगी और हमको पता है कि गोली तुमको लगने वाली है तो हमारा सीना वहां आगे आएगा और हमारे सीने से पार करते हुए आपको लगेगी। इस बात का ध्यान रखना, यह हमारी ट्रेनिंग है। हमको अच्छी तरह पता है कि जो गोलियां आ रही हैं ये रेंज से बाहर है, इसमें तुमको कोई खतरा नहीं है, इसीलिए हमने तुम बोला तुम खड़ा करो। मगर तुमको लगता है कि साहब ने हमको खड़ा कर दिया और अंदर चले गए तो फिर ऐसा कर लेते हैं, लेट्स डिवाइड द दिस थिंग ड्यूटी, आप अंदर जाओ हम खड़े होंगे। नहीं साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा पोतान सिंह ये आखिरी है, इसके बाद कभी भी जो ऑर्डर मिलता है उसको सोच के डिसोबे मत करना, बिकॉज आई हैव पावर टू शूट यू, शोइंग कवर्टिस ड्यूरिंग द वॉर। तो इस बात को ध्यान में रखना। और एक बार ऐसे बैठे हुए थे तो हमको ऐसा लगा कि हमारी ओपी पोजीशन जो है ये डिस्क्लोज हो गई जी। तो हमने उनको बुलाया, हमने कहा ऐसा है यहाँ से कहीं दूसरी जगह पोजीशन बनाओ, हमको लग रहा है कि अनसेफ है ये। तो बोला ठीक है, अपना सामान लेकर के वो दूसरी जगह पोजीशन, जब वो जा रहे थे रास्ते में देन आई हर्ड कि कोई आर्टी सेल आ रहा है एंड आई वेंट इनसाइड एंड जहाँ बैठे थे वो पत्थर बड़ा भारी, वहां पर 6 पाउंडर का एक गोला डायरेक्ट हिट आया और उड़ गया, धुआं धुआं हो गया। वाह साहब, ये आपको कैसे पता लगा ये कि आपने हम तो सब मर जा रहा था। तो हमने कहा भाई हमको भी नहीं पता ये कैसे पता लगा, बट ये है कि एक इंट्यूशन हुआ कि ये पोजीशन ठीक नहीं है, हमने आपको हटाया और इसके बाद ये हुआ। बाद में हमने उनको ऐसा हमने बताया कि देखो ऐसा है, जो हमको बताया जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो हमने कहा ड्यूटी में अपनी ड्यूटी करना है, विदाउट फियर करना है, और अगर तुम्हारी जिंदगी है तो तुम जियोगे और अगर मरना है तो मर जाओगे, क्योंकि तुमने इतने इंसिडेंट देखे हैं। एक बार एक जगह से निकलना था तो वहां से जब उसमें एमएमजी लगा के रखा हुआ था, कोई निकलता था गोली मार देता था। और वो लाइन में निकलना तो था ही वहां से, हमारे आगे जवान गया, उसका धर तो गोली लग गई, गिरते गिरते वो बैनेट करके उसके नीचे वो गिर गया। अब इसके बाद हमारा नंबर था, तो हमको लगा कि यार वो अगर बहुत देर लगा के रखेगा निशाना तो थोड़ा तो हटाएगा, क्या बात है कोई आ नहीं रहा है, तो जब वो ये करेगा तब निकलेंगे। थोड़ा सा गैप दिया, आई रैन, तो धड़ 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 बुलेट निकली, बट आई वाज सेव्ड। और हमारे पीछे वो जो जब सांप जा रहा तो सांप के पीछे जवान को तो जाना ही है, वो दौड़ पड़ा, आगे वाले की गोली लगी, पीछे वाले की गोली लगी, एंड आई क्रॉस। मेजर पठानिया और हम साथ साथ थे, उनको बस लगा, हमारे हाथ में वो मर गए। मेजर सिंधे और हम साथ। तो ये हमने लड़ाई में हमने जवानों को बता दिया कि भाई देखो डरना बिल्कुल नहीं है, जब तक तुम्हारी जिंदगी तुम रहोगे, तुम सिपाही हो, फियरलेसली अपनी ड्यूटी करो, और जहां ऑर्डर मिल गया कि ये करना है तो उसको करना है। ये एक जज्बा उस समय था और इसी जज्बे के साथ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और हमारे जवानों ने भी एक बार जब बहुत गोली चल रही तो हमारा ऑपरेटर ने पैर पकड़ लिया, साहब मत जाओ आगे, गोली लग जाएगी। तो हमने उसको ये बोला था कि देखो भाई आज के लिए तो भर्ती हुए थे, अब आज आगे जाने से गोली लग जाएगी तो फिर अब लगने दो, क्योंकि भर्ती आज के लिए तो हुए थे, आज रुक कैसे सकते हैं, आज रुक नहीं सकते, आज तो आगे जाना है। बिल्कुल। तो इस तरीके से बड़ा एक्सपीरियंस रहा। और हम लोगों ने उस समय यंग अफसर थे, डर क्या है ये पता, डर किस चिड़िया का नाम है नहीं पता था कि डर किसको कहते हैं। बिकॉज उस समय ये था कि अकेले हैं और माता पिता है, 2 भाई है, कुछ होता है तो वो उनको देख लेंगे। एंगेजमेंट हुआ, शादी तो हुई नहीं है, तो वो अभी शादी भी नहीं हुई, तो वो वाइफ का भी कोई चक्कर नहीं है। तो इट वाज एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आदमी वन कैन टेक ए वेरी वेरी बोल्ड स्टेप। पर सर फौजी की सोच भी बड़ी अनकॉम्प्लिकेटेड होती है। देखिए आपने बोला 2 भाई हैं, पेरेंट्स को संभाल लेंगे, शादी हुई नहीं, ये क्लियर हो गया, ठीक है, और गोली लगी तो क्या हुआ, इसी दिन के लिए भर्ती हुआ था, तीनों चीज आपने सॉर्ट आउट कर ली, बोला अच्छा चलो अटैक। चलो हमने तो ये भी पूछ लिया, हमने एक जवान से पूछा क्या दिया जिसको गोली लगी थी,
उससे पूछे यार ये बता जब गोली लगती है तो कैसा कितना दर्द होता है। हमने कहा उसको भी तैयारी करनी है, तो गोली तो लगने वाली है। तो कहता साहब ऐसा है कि एक सरिया ले लो और उसको लाल कर दो, बिल्कुल नुकीला सरिया, और उसको बॉडी के अंदर डाल दो, तो आप सोच तो वही दर्द होता है। और हमने कहा फिर क्या होता है? फिर थोड़ी देर में धीरे धीरे नम हो जाता है और वो दर्द खत्म हो जाता है। तो कहता है वो थोड़ी देर, कहता है वो जो दर्द थोड़ी देर का होता है वो साहब पूछो नहीं क्या है, उसको गोली लगी थी। तो हमने कहा इसकी तैयारी कर रहे हैं भाई, गोली तो लगने वाली है, हजारों गोली चलते हैं चारों तरफ से। तो गोली की भी तैयारी थी, हर चीज की तैयारी थी, हर चीज के लिए तैयार थे। और हमारी जो आर्मी हमारी फौज है, ऐसे जवान है, ऐसे वीर जवान हैं। और जब लड़ाई खत्म हुई तो फिर हम लोग की सब छुट्टी उट्टी सब बंद हो गई थी, भाई चलो भैया खुशी खुशी घर चलते हैं, छुट्टी चलते हैं। जब आए तो देखा रेलवे स्टेशन जैसे लोग डांस कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सोल्जर्स जो लड़ाई से आ रहे हैं पकड़ पकड़ के उनको गार्डनिंग कर रहे हैं कि साहब ये चाय तो आपको पीना ही पड़ेगा। चाय भाई यार बहुत चाय पी लिया है, नहीं साहब ये तो पीना ही पड़ेगा, ये और ये करके। और हम तो वहाँ से आए, दूसरे महीने 20 तारीख को 20 जनवरी को उन्होंने हमारी शादी तय कर दी कि यार एक बार तो ये एंगेजमेंट के बाद बच गया, कहीं दोबारा न चला जाए। तो 20 जनवरी को हमारा मैरिज से उसमें हम लोगों ने डिफेंस मिनिस्टर को हमारे फादर ने इनवाइट किया कि साहब एक फौजी लड़का है उसकी शादी हो रही। ही एग्रीड, ही सेड आई विल डेफिनेटली कम। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जस्ट टू ऑनर ए सोल्जर, ही केम एंड ही ब्लेस्ड अस। और उनकी जो है, और उन्होंने ये भी पूछा कि भाई ये कुछ लड़के के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा नहीं साहब आपकी योर ब्लेसिंग इज एनफ। तब उनके पास वो पड़ा था इनका महावीर चक्र का रिकमेंडेशन, उस समय हमारे महावीर चक्र का रिकमेंडेशन उनके ऑफिस में पड़ा था जी। बट वो दैट इज नो अवार्ड, दैट इज नो अवार्ड। अवार्ड तो ठीक है, अवार्ड तो हमको तो आई नेवर थिंक दैट आई शुड हैव गॉट दैट अवार्ड, दिस अवार्ड। अवार्ड तो भगवान की तरफ से मिल गया है। यू हैव कम आउट आफ्टर फाइटिंग सच ए फियर्स बैटल अनस्कैच्ड। आप हमको एक खरोंच भी नहीं लगी। और उनका ये प्रॉब्लम था कि ये तो आगे लीड कर रहे थे यार, सबको इतने लोग मर गए, ये इनको एक स्क्रैच क्यों नहीं लगा। हमने कहा इसका तो जवाब हमारे पास है नहीं। और सर जो मैं एक और चीज समझता हूँ सर, जो आपने बड़ी बहुत अच्छी बात करी, यू सेड समथिंग वेरी दिस थिंग, जो अवार्ड मिलना था सर, वो जो मराठा सोल्जर्स थे, जो गोरखा सोल्जर थे, ऑलरेडी गिवन यू दैट अवार्ड सर, वो हो गया है। उससे कोई डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो आपको अवार्ड दे नहीं सकता जो आपके जवानों ने आपको ऑलरेडी दे दिया, उससे बड़ा अवार्ड नहीं मिल सकता सर। तो ये है। और अभी हम जब यूनिट में गए तो उन्होंने बताया कि साहब वो उस समय के जवान आज तक जब भी हमारी रियूनियन होती आते हैं वो बात करते हैं, साहब हम लोग क्या थे, कैसे हम लोग लड़ाई लड़ी, क्या है। और हमारे एक ब्रिगेडियर साहब आए तो कहते हैं साहब आप लोगों के बारे में हमको बताया नहीं जाता, जब हम यहाँ यूनिट में एज ए सेकेंड लेफ्ट आते तो बताया नहीं जाता, आपके बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। क्योंकि इतने सिपाही है। एक 30 हमारे यूनिट का एक बार हम बीकानेर गए तो एक सेकेंड लेफ्टिनेंट आया था, उसने हमको रिसीव किया और बोलता सर आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम रिसीविंग यू, इट्स ऑनर, आई हर्ड सो मच अबाउट यू एंड इट्स ऑनर दैट आई एम रिसीविंग यू। तो हमने कहा भाई क्या सब ठीक ठाक सुना है ना। नहीं तो ये जो है इसकी तो अवार्ड वगैरह तो सब मिल चुका है ये। एंड योर अभी हम लोग 50 OTA गए थे तो हमारे एक ऑफिसर हैं उनको VRC मिला हुआ था, बट ही वाज लिंपिंग। तो हमने बोला क्या बात करते हैं यार, वो आधा पैर कटा हुआ है, लकड़ी का है जी। तो हमने कहा अब ये भी उनको भी बेचारों को VRC मिला है, उनका पैर कट गया और उनको VRC मिल गया। तो ये जो है अवार्ड का तो है। और अवार्ड के लिए आई वांट टू टेल यू वन थिंग, नोबडी इन द आर्मी फाइट फॉर अवार्ड। कभी भी उसके मन में नहीं आता कि मैं ये करूंगा तो ये अवार्ड मिलेगा। इट इज ओनली ड्यूटी, इट इज ओनली ड्यूटी। और इंडियन आर्मी इज एन इनविंसिबल आर्मी। हमको तो ऐसा लग रहा है दुनिया के अंदर इससे इट इज द फाइनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, इट इज द फाइनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। और हमारा इतना क्लोज रिलेशन था अपने जवानों के साथ में।
अब कभी एक बार हमको बड़ी नींद आ रही थी, वो टाइम था तो सोए तो धूल पूरे लग गई थी और हमने बोला ऐसा करो ये सूखा यहाँ पर है उसको ऊपर डाल दो, थोड़ा गर्मी बड़ी ठंड लग रही है। फिर हमने एक जवान को बोला मैं क्या देखना ऐसा ना हो कि ऊपर से टैंक निकल जाए और अंदर सोते रह जाए। इतना भी कैमोफ्लेज मत करना। कैमोफ्लेज मत करना। अच्छा सर, ये जो आप केस बता रहे हैं टैंक का, ये पंजाब में हुआ था एक बार, वी वर देयर इन द एक्सरसाइज, और वहां पे डीसीबीज होते हैं, डिचकम बंद पंजाब में। तो डीसीबी के नीचे वो बेचारे बाहर से बिहार से कुछ लेबर आ रखे थे, वो सो रहे थे और अपने ऊपर उन्होंने कपड़ा रख रखा था ब्राउन कलर का, तो ऊपर से पता नहीं दे वर ड्रंक एक्चुअली, एंड ये 1995-96 की बात है। दे वर ड्रंक एंड द टैंक केम और 3 में से 2 बच गए, लेकिन एक के ऊपर वो टैंक चला गया वहां पे अनफॉर्चुनेटली, वो बीच में आर्मी एरिया के, एंड दे दैट पर्सन डाइड, 2 वर वेरी बैडली इंजर्ड बट दे सर्वाइव्ड। एक चला गया। आई कैन अंडरस्टैंड सर व्हाट यू हाँ, बड़े एक बार हमको टास्क मिल गया कि आप एक गन लेके जाइए और वो बड़ा खाता है बीओपी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड रोविंग गन पोजीशन। वन ऑफिसर गोस विद अपने, तो पीछे गन लगाई अपनी और हम ही चला रहे थे और डिटैचमेंट बैठी थी, और वहाँ जब देखा कि थोड़ा सुबह होगी तब इसमें फायर करेंगे, तो थोड़ा टाइम था, 2-3 बजे का टाइम था, तो हमने कहा 1-2 घंटे थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो वहाँ एक हट थी, तो उसके हट के अंदर हमने गए तो एक टूटी सी खाट पड़ी हुई थी, उसमें कोई लेटा हुआ था, तो हमने उसको उठाया, हमने कहा थोड़ा हमको रेस्ट करना है। तो उसने हमको देखा तो कहता है पांडे। अरे आई वाज सरप्राइज, ये कौन है भाई? तो कहता है पहचाना, लाबरू। हमने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लुंगी पहना हुआ, ये क्या है? कहते हैं विजय लाबरू हूँ, 4th कोर्स का। तो हमने कहा क्या कर, फिर वो आपने जो बताया ना रा वगैरह का, अपनी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बिखरे हुए थे चारों तरफ जी। बाद में ही गॉट ही बिकेम IAS ऑफिसर जी। एक बार उससे मिलने गए तो ही वाज अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी। तो मेरा कहते यार ये देखिए ये एक हमने बिल आया था, रिजेक्ट कर दिया हमने। किसका? कहता है स्वर्ण सिंह का। स्वर्ण सिंह का कौन था? वो जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया यार। ऐसे ऐसे इंसिडेंट कि कहाँ एनमी टेरिटरी में रात के एक झोपड़ी के अंदर जाते हैं और लुंगी पहने, दाढ़ी बढ़ाए, कहता है पांडे तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, इसके बाद वो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करना था, डिस्ट्रॉय किया। तो जब जैसे हुआ तो राउंड फायर किया, बेस प्लेट नीचे चली गई जी, बट गोला जो है बिल्कुल टारगेट पे हुआ। और इसके बाद इसी के तुरंत जो है वो पाकिस्तान सीबी बड़ा स्ट्रांग था काउंटर बम्बार्डमेंट जी, और वो उन्होंने उस ट्रेजेक्ट्री को कैच करके वहां उसमें फायर कर दिया जी। और वो राउंड के बिहाइंड अस, वो पैनिक हो गया, उसको निकाले और फायर भी करना है, बेस में अंदर चला गया है। उसी कंफ्यूजन में गन वाज हॉट, अंदर उसके राउंड था और हम ये नहीं पता लगा कि ये राउंड जो फायर हुआ है ये हमारे साउंड है कि एनिमी का साउंड है, ऐसा दोनों तरफ से चल रहा था। और वो एक ब्लाइंड राउंड हो गया और हमने उसके ऊपर जवानों ने सेकंड राउंड फीड कर दिया। इट इज सपोज टू बी a very very dangerous thing when the gun is hot and you feed एक राउंड उसके अंदर है और अगर उसने आपने दूसरा राउंड फूक किया तो बस्ट होगा और it will be kill everybody sir, everybody will be killed yes sir। मगर वो पहला राउंड तो ब्लाइंड हो गया था, दूसरा राउंड भी जाके वहीं रुक गया, उसको भी कुछ नहीं हुआ। ये लक है सर। हम लोगों ने वो फटाफट devil's luck। थोड़ी देर के लिए तो हम लोग हमने कहा ये क्या हो गया, अब ये बस्ट होता सब गायब हो जाना था। उसको एक निकाला, दूसरा निकाला, फटाफट बीओपी फायर करके और गन को निकाला और इसके बाद जो आई था उधर वो हो रहा है और आकर के रिपोर्ट दे दिया कि था वो बीओपी बड़ा खाता बीओपी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अच्छा, ऐसे थोड़ी बता ऐसे व्हाट आई वाज सेइंग, जैसा अटैक में जाते हैं ना जी, तो भाई बहन माँ बाप ये सब कुछ नहीं दिखता है, ये टारगेट है, ये अपने को अचीव करना ही करना है और नथिंग कम्स इन योर माइंड, यू गो विद दैट थिंग, दैट इज द डिफरेंस। और बड़ा ये बात जरूर है कि कंट्री का बहुत बड़ा सपोर्ट था जी। जिस फौज के पीछे इतना इंटायर नेशन खड़ा हो जाए तो उसको कौन हरा सकता, उसको कोई नहीं हरा सकता, इनविंसिबल है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ आने के बाद में जो हमको एक कवि की 2-3 लाइनें अभी भी याद हैं, उसको इट वाज
सो टचिंग। तो उसमें लिखा था, अपने को संबोधित किया था कि मैं पुष्प हूं, और अगर मैं पुष्प हूं तो मेरी अभिलाषा क्या है, मैं क्या चाहता हूं। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं हे हरि सम्राटों के शव पर फेंका जाऊं, चाह नहीं देवों के सर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, हे बनमाली मुझे तोड़ लेना उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सो टचिंग जो कह रहा है कि अगर मैं ये जो वीर सेनानी शहीद होने के लिए जा रहे हैं, इनके पैरों से अगर कुचला भी जाऊंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो कितनी मार्मिक ये वो थी, हमको पता नहीं था किसने लिखा है। तो ये मैडम वाकरे बताया कि साहब ये कवि दिनकर ने लिखा है, आपको नहीं पता। हमने कहा हमको तो वो लाइनें पता है और ये नहीं पता किसने लिखा था जी। तो यस्टरडे आई वाज टोल्ड दैट दिनकर रोट दिस। तो दोस्तों, पूरा 1971 वॉर, सरेंडर, सेलिब्रेशन, डिम्पल स्कॉच, दिनकर, हमने पूरा सबके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करा है। एंड आई होप यू रियली एंजॉयड दिस डिस्कशन टुडे। आज विजय दिवस है, और विजय दिवस मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, आज का वो दिन है जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हमारी स्टेट की और अन्य एजेंसीज ने मिलजुल कर एक साथ काम करा, एक इतिहास रचा, और 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर एक नया देश बनाया जिसको बांग्लादेश कहते हैं। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा आपको, ये इसी से रिलेटेड है, उसके बाद वील एंड दिस डिस्कशन ऑफ टुडे। ये बीच में जब रोहिंग्याज आए थे तो काफी लोगों ने बोला था कि हमें अपने देश में उनको रखना चाहिए। आपने भी सुना होगा, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, उनको निकाल देना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे थे कि उनको हमारे देश में रखना चाहिए, वो बेचारे रेफ्यूजीज हैं, बाहर से आए हैं, उनको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उन लोगों को देखिए, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए तो सरकार की पॉलिसी है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, दैट इज अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबको एक बात तो पता होनी चाहिए कि 1971 की लड़ाई जो हुई थी उसमें कई कारण थे, लेकिन मुख्य कारण यह भी था कि बाहर से रेफ्यूजी इंडिया आ रहे थे। एक बार हम बहुत बड़ी लड़ाई रेफ्यूजीज के चलते लड़ चुके हैं। वी मस्ट ऑलवेज कीप हिस्ट्री इन आवर माइंड, अदरवाइज वी विल बी कंडेम्ड टू रिपीट हिस्ट्री। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंटली सुना और आपने बहुत एनकरेज करा। एंड a standing ovation for both the war veterans, please. A standing ovation for them. Jai. Right here, please. Please sit down. ये युद्ध से जुड़ी हमने कहानियां सुनी। ये वो दो सपूत है जो 1971 की लड़ाई में मैदान जंग में खुद लड़े, खुद खड़े हुए। हमारी जनरेशन कई यहाँ नौजवान है, हमें खरोच भी लग जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम तिलमिला जाते हैं, और कभी कई रिस्क लेने की बात आती है तो अक्सर हम आगे नहीं जाते। लेकिन ये वो लोग हैं जो पांडे सर ने भी जिसका जिक्र किया और वखरे सर ने भी जिसका जिक्र किया कि ये वो लोग हैं कि जो भर्ती ही इसलिए हुए थे कि हमें अगर कभी मरना भी पड़े तो देश के लिए मरेंगे। ये जज्बा है जिनके बदौलत आज हम यहाँ पर चैन की नींद सो पाते हैं। इनके समान कई फौजी लोग होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कि जो आंख में तेल डालकर रात भर जगते हैं, हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं, तब जाकर हम यहाँ पर चैन की नींद सो पाते हैं। आज एक छोटा सा प्रयास किया था हम कुछ 3-4 NGOs ने मिलके कि आपके समक्ष ये पूरी कहानी को हम ले आ पाए। ऐसे कई वॉर वेटरन्स हैं कि जिन्होंने 71 की, 65 की, 99 की युद्ध लड़े हैं। हमारे बीच में भी कई अफसर्स यहाँ पर बैठे हैं। सबको सामने लेकर उनकी युद्ध कहानियाँ सुनने का एक ही कार्यक्रम में वो संभव नहीं था, लेकिन ऐसी श्रृंखला लाने का प्रयास हम सब मिलकर जरूर करेंगे। इसके पश्चात
इसके पश्चात मैं हमारे कैप्टन वखरे सर से अनुरोध करूंगी कि 1971 का युद्ध जिन्होंने लड़ा, ये 2 सपूत तो हमारे साथ है ही, लेकिन और एक सपूत हमारे बीच है जिसके बारे में जिनका इंट्रोडक्शन करने का अनुरोध मैं वखरे सर को करूंगी। हॅलो, नमस्कार. 71 ऑपरेशनमध्ये मी गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर बरोबर पण होतो, गार्ड्सच्या बटालियनपर्यंत. त्या बटालियनचा एक सोल्जर सबसिक्वेंटली स्टेट बँकमध्ये जॉईन झाला. मीच त्याला जॉईन केलेलं आहे आणि तो पण 71च्या लढाईमध्ये होता. तर आय विल लाईक टू इंट्रोड्यूस हिम आणि तुम्हाला सगळ्यांना त्याला भेटून देतो. द्वारकानाथ जी ऊपर आइए. अशू आंड्रे. मी जेव्हा बँकेच्या प्रिमायसेसमध्ये राहत होतो तेव्हा आशूला ॲक्च्युअली आशुतोषला त्यांनी ड्रिल शिकवली आहे, सावधान कसं राहायचं किंवा काय, जे सगळं आर्मीचं. ही हॅड टेकन लॉट ऑफ इंटरेस्ट आणि आशूला ट्रेन केलं. लोगों को नमस्कार. हेलो हेलो, माइक माइक. आदरणीय मेजर आर्या साहब, अफसर साहबान और हमारे शुभ अवसर पर आने वाले हमारे मेहमान और हमारे दोस्त भाई उपस्थित हैं. आप लोगों से यही नम्र निवेदन है कि अगले साल भी ऐसे ही शुभ अवसर पर सब लोग इकट्ठा होकर के ऐसे ही शुभकामनाएं और अच्छे बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आगे की कहानियां भी देखेंगे. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच. मैं आशुतोष सर से विनती करती हूँ कि वे द्वारकानाथ जी का स्वागत करेंगे. द्वारकानाथ जी अगर आप बीच में आएंगे तो मैं गौरव सर से, यहाँ मंच के बीच में, मैं गौरव सर से, मैं मेजर गौरव सर जी से विनती करती हूँ कि वे द्वारकानाथ जी का स्वागत करेंगे. फ्रॉम 9 गार्ड्स. ये जो मेडल है इसको वुंड मेडल कहते हैं. ये वुंड मेडल है, इनको इसका मतलब लड़ाई में चोट लगी है. सर 1-2 मिनट. हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं. छोटा सा टोकन ऑफ लव आज का कार्यक्रम जिन जिन लोगों के सहकार्य से हमने पूरा किया है, हमारे कुछ 3-4 एनजीओज हैं जिनके मेंबर्स यहाँ पर आए हैं. अग्रेसर, साउंड्स बेस्ट, अरण्या, उड़ान और ऑटो मंत्रा. मैं सागर गंधर्व से विनती करती हूँ कि वे कर्नल के पांडे जी को एक छोटा सा मोमेंटो दे. नहीं, फक्त एक मोमेंटो. कर्नल के पांडे, जोरदार ताली के साथ. मैं पीयूष को रिक्वेस्ट करती हूं कि वे मेजर गौरव आर्या सर को टोकन ऑफ लव दे. मैं राज मदनकर को रिक्वेस्ट करती हूं कि कैप्टन एमटी वखरे सर को एक छोटा सा टोकन ऑफ लव दे.
ये एक छोटा सा प्रयास था एक युद्ध से जुड़ी कहानियां आपके समक्ष ले आने का। हम सब 3, 4, 5 दोस्तों ने मिलकर इन्हीं बच्चों के माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ सफल हुआ है। मैं ये सारे दोस्त जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, रोहित थिमते भी यहाँ पर है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान सहकार्य था कि ये कार्यक्रम सफल हम कर पाए। मैं इन सभी मेरे दोस्तों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल और आज हम 2 कार्यक्रम यहाँ पर किए। डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज की जो कमेटी है, मैं उनकी भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम करने की परमिशन दी। मीडिया के कई दोस्त भाई बंधु यहाँ पर है, कल भी थे, आज भी है, जिनके माध्यम से हम ये कार्यक्रम कई ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उनकी भी तहे दिल से मैं आभारी हूँ। और इसके पश्चात जो सभी महानुभाव यहाँ पर आए हैं, मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। ये कार्यक्रम जो 2 सपूतों के लिए यहाँ पर किया था, कैप्टन एमटी वखरे और कर्नल के पांडे, इनके कर्नल के साहब की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि वो पूरा दिल्ली से ट्रैवल करके हमारे बीच आए। एक बार ज़ोरदार तालियां हम सब कर्नल के पांडे जी के लिए बजाएंगे। उसके बाद एक छोटी चीज़ यहाँ पर कहना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगा कि फौजी तभी ज़्यादा निडर होकर फौज पर लड़ पाते हैं जब उन्हें घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। घर पे जो उनकी वाइफ होती है, उनके फैमिली वाले होते हैं, वो ये बात बखूबी जानते हैं कि इसके बाद गलती से कोई चीज़ अगर गलत हो जाए और फौज पर, सीमा पर जो लड़ रहा फौजी है, वो अगर घर पे ना आ पाए, तो उस मोमेंट पर घर की कमान जो है वो हमें संभालनी है। तो जो जितना ज़्यादा दमखम, जितना ज़्यादा निडरता एक फौजी रखता है, उतनी ताकत, उतना ही मॉरल सपोर्ट अगर वो फौजी को कोई देता है तो उसकी बीवी और उसके घर वाले। हमारे बीच मिसेस कैप्टन एमटी वखरे है, जो उनके पीछे वखरे सर का 5 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन था, लेकिन शी वॉज ऑलवेज देयर। शादी के बहुत शुरू के साल थे और बहुत निडरता से उन्होंने उनके पीछे खड़ी रही, तभी जाकर वो अपना 5 साल का कमीशन कंप्लीट कर पाए। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज शी इज़ माई मदर इन लॉ, बट इट इज़ बिकॉज कि ऐसी सारी वाइफ्स होती है जिनकी वजह से फौजी वहाँ पर काम कर पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। विदाउट यू हमको ऐसे फौजी ना मिले, हम तो शायद फौज पर जा ना पाए और हम शायद कुछ कर भी ना पाए, लेकिन ये आप ही लोग हैं जिनके वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े हो पाते हैं और हम हमारी लीडर की हमारे रास्ते पर कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं कैप्टन वखरे सर कुछ कहना चाहेंगे, वे बात करेंगे। आई एम सॉरी, ये मैंने बहुत पहले कहना चाहिए था। मैंने जो फौज ज्वाइन किया वो 2 चीज़ों से, एक मेरे सब में बड़े भैया है जो आज प्रेजेंट है यहाँ, वो खुद सीनियर अंडर ऑफिसर थे और बहुत कड़क स्टार्च वेज करके कपड़े रंग के जाते थे, तो दैट वाज माय आइडियल, मिस्टर एसटी वखरे। एंड देन ही जॉइंड एनसीसी एंड ही बिकेम मेजर, ही आल्सो जॉइंड एनसीसी ऑफिसर एंड ही वाज मेजर, तो दैट वाज अ मोटिवेशन। और मेरे को बिल्कुल ज़बरदस्ती फौज में भेजने वाला दूसरा है मेरा बड़ा भाई शशिकांत वखरे, who was executive engineer in MIDC. He made sure that I go to this thing. So I just wanted to tell that. Thank you, Rajavu. Thank you. Yes, it is always family जिनकी वजह से एक फौजी काम करता है। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग की जो इस कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए। ये विजय दिन का कार्यक्रम है, विजय दिन के उपलक्ष्य में आज का दिन हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया। आप सभी को विजय दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले साल ऐसा ही कोई एक अनोखा कार्यक्रम लेकर आने का प्रयास करेंगे, उसका न्योता आपको भेजेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मनी बी मंथ का कार्यक्रम कल हमने उसकी शुरुआत यहाँ पर की थी। सॉरी, मुझे बात करने की थोड़ी ज़्यादा आदत है। मनी बी मंथ की शुरुआत कल हमने यहाँ पर की थी। रिदम देसाई यहाँ पर आए थे। मनी बी मंथ का फॉर्मल इनॉग्रेशन ऑनरेबल सीएम सर के हाथों जल्दी होगा, उनकी तारीख आने वाले 2 दिनों में निश्चित हो जाएगी। उन सबका न्योता हम आपको भेजेंगे, तब भी ज़रूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच।